देखिए, प्रत्ययों के प्रसंग में सबसे पहले हमने जो महत्वपूर्ण कार्य देखा, 3 प्रकार की धातुओं का वर्गीकरण लेकर के उनमें गुण वृद्धि का जो कार्य है उसकी प्रक्रिया किस रूप में होगी, इसकी चर्चा हमने की। सबसे पहले इगन धातुओं के प्रसंग में बताया कि इगन धातुओं के आगे य या ण की संज्ञा वाला कोई प्रत्यय हो तो फिर वहां पर आपको वृद्धि करनी है, अन्यथा आपको गुण कार्य करना होगा। इसी तरह से दूसरा प्रसंग आया अधुपद के प्रसंग में। अधुपद में आपको बताया कि यण की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो ए के स्थान पर आ वृद्धि होगी। बाकी प्रत्ययों के प्रसंग में कोई विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि गुण भी करना होता तो ए के स्थान पे गुण क्या होता, ए ही होता। फिर तीसरा प्रसंग हमारे पास आया लघु युगपद धातुओं का। उसमें यह बताया उनके आगे तो कोई भी प्रत्यय हो, चाहे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय हो चाहे कोई सामान्य प्रत्यय हो, आपको जो लघु इक है उसको गुण ही करना होगा, वहां पे वृद्धि का काम नहीं होता। केवल एक धातु मृज धातु ऐसी धातु है जिसके आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय हो तो आपको वृद्धि कार्य करना होता है। तो ये चर्चा हमने की, लेकिन लास्ट में आपको ये बताया था ऐसा कोई भी प्रत्यय जिसमें कै की संज्ञा हो जाए, कै की संज्ञा वाला प्रत्यय हो तो फिर वहां न तो गुण होगा न वृद्धि। सबसे पहले हमने ल्युट और अनियर प्रत्यय को देखा जहां पे गुण संभव था, गुण का कार्य किया। इसके बाद विगत कक्षा में हमने नुवुल, निणी, घाय ये 3 प्रत्यय ऐसे देखे जिसमें नैकित संज्ञा या यंकित संज्ञा हुई, जिसमें यथा प्राप्त आपने वृद्धि का कार्य किया है या लघु गुपद में जो गुण होता है वो किया है। लेकिन अच और अप के अंदर फिर यण की संज्ञा नहीं है तो वहां पर भी जो यथा प्राप्त वृद्धि का काम है वो नहीं होकर के बल्कि केवल गुण कार्य ही हुआ। लेकिन घय अच अप में विगत कक्षा में हम आपको विस्तार से बता रहे थे ये तीनों के तीनों प्रत्यय भाव अर्थ में होंगे और इन तीनों प्रत्ययों से जो बनने वाले रूप हैं वो नित्य रूप से पुल्लिंग के अंदर होते हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर इत संज्ञा के बाद केवल ए ही शेष रहता है। ए शेष रहने के कारण समान रूप वाले प्रत्यय हो गए, और जब एक ही अर्थ में समान रूप वाले प्रत्यय होते हैं तो उनमें से कोई एक प्रत्यय एक धातु से होगा। जैसे कल हमने वर्गीकरण किया, सबसे पहले घय अच अप के अंदर सबसे पहले नियम तो यह आ रहा था कि सभी धातुओं से घय प्रत्यय होता है, लेकिन उसमें से छांट लिया एरच जो ई वर्णांत वाली धातुएं हैं, अर्थात जिनके अंत में ई छोटा या बड़ा है उनसे आपको अच प्रत्यय करना होगा। ची से चय है, जी से जय है, डी से डय है इत्यादि रूप वहां पर बने। लेकिन बस एक भी धातु से जो अच प्रत्यय में रूप बनाया भयम, वो नित्य रूप से नपुंसक लिंग हुआ, अन्यथा सारे के सारे प्रत्यय पुल्लिंग के हो गए थे। लेकिन इकारांत में हमारे पास 2 अपवाद आ गए। एक तो ची धातु, ची धातु सामान्य तौर पर चयन करने अर्थ वाली होकर के अच प्रत्यय होकर के चय रूप बनता है। लेकिन उस ची धातु का प्रसंग यदि निवास, शरीर और संग्रह इन 3 अर्थों के प्रसंग में हो तो ची के आगे घय प्रत्यय करना होगा और चय के स्थान पे कै भी करना होगा। तो ची धातु से इन 3 अर्थों में आपने कायह रूप बनाया था। मतलब ची के अब आगे घय का आगे ए है तो ची को वृद्धि हो जाएगी चई, चई प्लस ए, चय के स्थान पे कै भी हो गया, कई प्लस ए, अयादि संधि करके रूप क्या बन जाएगा, काय है। और ऐसी एक धातु आई थी इन धातु, ई धातु, ई धातु से तो अच हुआ था और ई से अय बन करके आपने प्रति जोड़ा तो प्रत्यय बन गया, अनु जोड़ा तो अन्वय बन गया, वी जोड़ा तो व्यय बन गया। लेकिन एक धातु है अध्ययन अर्थ वाली इंग धातु, जिसका रूप चलता है अधीते, अधियाते, अधियते, वो नित्य रूप से अधि उपसर्ग पूर्वक होती है। अकेली इंग धातु नहीं आ सकती, बगैर अधि के संभव नहीं है। वो जो अधि के बाद में जो ई वाला प्रसंग है उसके अंदर आपको अच न करके घय करना होगा। अधि ई घय, घय करने का फायदा हुआ अब ई को वृद्धि होगी, ई को वृद्धि होगी आई, आई प्लस ए, अयादि संधि करेंगे आई ए मिला के लिखेंगे आय, और अधि प्लस आय में यण संधि करके रूप क्या बन जाएगा, अध्याय है। जो बाकी जो अय वाले प्रसंग थे ना, प्रत्यय, समय, व्यय, अन्वय, जितने भी,
उनमें तो अच माना जाएगा क्योंकि अय है, और जो अध्याय है उसमें आय दिख रहा है, इसका मतलब वृद्धि काम भी होगा, तो वहां पे प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? घय प्रत्यय माना जाएगा। तो ई वर्णांत में ये दो अपवाद आ गए थे जिनको भी हमने साथ में लिखा। फिर हम आए अप प्रत्यय की ओर। अप प्रत्यय के लिए जो सूत्र आया था वो सूत्र आया था रीधो रप, मतलब दीर्घ रीकारांत और जो उ वर्णांत छोटे बड़े उ कैसे भी हों, री तो केवल बड़ा और बाकी उ वर्णांत छोटे बड़े कैसे भी, उनसे आपको अप प्रत्यय करना होगा। जैसे बड़े री से क्री से कर है, ग्री से गर है, श्री से सर है इत्यादि रूप वहां पर बनाए जा सकते हैं। ऐसे उ वर्णांत में भी जैसे हु से आपने अप किया, हु को गुण हो जाएगा हो, और आगे ए अयादि संधि करके रूप क्या बन जाएगा? हव है, यू से यव है, स्तु से स्तव है इत्यादि रूप वहां पर बनेंगे। मतलब उ वर्णांत में छोटा बड़ा कैसा भी हो, जैसे लू बड़ा धातु था उ, लू को भी गुण हो जाएगा लो, और आगे ए मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा? लव है। इस तरह से यहां पर जो विभिन्न प्रकरण थे उनको हमने रखा। लेकिन एक प्रसंग आया, यहाँ पे भू धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जब तो भू से अप किया, भू प्लस ए, भू को गुण हो गया भो, भो प्लस ए अयादि संधि करके क्या बन गया? भव है। जैसे सम लगाया संभव है, अनु लगाया अनुभव है, वी लगाया विभव है, उद लगाया उद्भव है। ये जितने भी उद्भव, संभव, विभव, ये जो पराभव इत्यादि रूप बनते हैं उनमें तो अप हो गया। लेकिन बगैर उपसर्ग का भू धातु हो तो फिर वहां पर आप घय प्रत्यय करेंगे, और घय प्रत्यय करके क्या रूप बन जाएगा? भू के आगे ए वृद्धि करेंगे, भू को वृद्धि हो जाएगी भऊ, भऊ प्लस ए अयादि संधि करके क्या रूप बन जाएगा? भाव है। मतलब बगैर उपसर्ग का होगा जब तो रूप बनेगा भाव है, और उपसर्ग वाला होगा तो भव है। जब भावय बनेगा तो घय प्रत्यय है, और जब भवय बनेगा तो अप प्रत्यय है, क्योंकि भावय में वृद्धि हुई है और भवय के अंदर गुण कार्य हुआ है। तो काम को देख करके भी आप प्रत्यय पहचान सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, प्रत्यय में अय दिख रहा है और अध्याय में आय दिख रहा है, तो अय और आय का फर्क गुण और वृद्धि का फर्क है। इधर भी अब और आव का फर्क गुण और वृद्धि का फर्क है। तो ये चीज इसके आधार पर प्रत्यय आपको डिसाइड करने होंगे। लेकिन फिर भी आप ये कहो कि सर हमने तो, जैसे आपने कहा कि बगैर उपसर्ग का भाव देखते हैं, लेकिन जैसे हम दैनिक जीवन में बोलते हैं प्रभाव, प्रभाव भी तो होता है। प्रभाव तुम्हें उपसर्ग आ गया, फिर प्रभाव नहीं बनना चाहिए था, प्रभाव बनना चाहिए था। जैसे आपने सूत्र पढ़ा ना कारकों में, भुव है प्रभव है, तो वहां पे प्रभव आया था, प्रभाव नहीं आया था ना। फिर ये प्रभाव शब्द कैसे बन गया? प्रभाव, अनुभाव, विभाव, ये काफी शब्द आपने पढ़े होंगे। तो ये कैसे बने? वास्तव में ये बात सही है, प्रभाव शब्द भी शुद्ध है, लेकिन ये ऐसे बनेगा, पहले तो बनाओ आप भाव बगैर उपसर्ग का, भू धातु से घय प्रत्यय करके क्या रूप बना लिया? भाव है। फिर वो जो प्रादि तत्पुरुष था, प्रादि तत्पुरुष में आपको लेके जाना पड़ेगा, प्रगत है, भाव है, प्रभाव है। जैसे प्रगत है आचार्य है, प्राचार्य बना था ना, वैसे ही एक बार भाव बनाओ, और भाव बना करके प्रगत है, भाव है, प्रभाव है। अनुगत है, भाव है, अनुभाव है। विगत है, भाव है, विभाव है। तो ये जो वी, अनुभाव, विभाव इत्यादि बनते हैं, वो ऐसे आपको प्रादि तत्पुरुष करके रूप बनाने होंगे। आप तो सीधे ध्यान रखो, यदि भव अंत में आ गया तो अप प्रत्यय है, और भाव अंत में आ गया तो घय प्रत्यय है। ऐसे ही अय अंत में आया तो अच प्रत्यय है, और आय अंत में आया तो घय प्रत्यय है। तो ये दो वर्गीकरण करने के बाद अब इनसे जो भी धातु बच गई उनसे आपको घय प्रत्यय करना था। चलो, धातुओं के तीन भेद थे। धातुओं में सबसे पहला भेद कौन सा था? इगंत का था। इगंत में हमारे पास ई वर्णांत से आपने अच कर दिया, उ वर्णांत से आपने अप कर दिया, और रिकारांत में दीर्घ री वालों से अप कर दिया। बच गया केवल कौन था? छोटा री। तो इगंत में से केवल कौन बता? छोटे रिकारांत वाले। अब उससे घय करेंगे। क्री से आपने घय किया, क्री में री को वृद्धि हो जाएगी आर, तो क्री से क्या बन जाएगा? कार है। तो अब एक चीज चेक करो, छोटे री में तो बना कार है, और उधर बड़े री के अंदर अप होकर के क्या बना? कर है। तो ये फर्क है। घय में तो कार है वृद्धि हो गई, और अप में कर है, क्योंकि वहां पे केवल गुणकारी हुआ है। आपको जो नोट्स दिए गए, नोट्स में 3 कॉलम है, उनको क्रमशः देख सकते हो आप। अप में तो क्या बन रहा है यहां पर? जैसे कर है, गर है, तर है, सर है। और घय में देखो
कार है, सार है, मार है, धार है, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? घय। घय के प्रसंग में वृद्धि हो गई और उधर गुण हुआ था, तो गुण तो री को अर होता है, इसलिए वहां पे तो अरह दिख रहा है, और यहाँ पे वृद्धि क्या होगी? आर, इसलिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आरह दिख रहा है। तो इगंत में केवल री बच गया था, री को हमने देखा। इसके बाद हमारे पास दूसरे प्रकार की धातुएं कौन सी आई? अधुपद। अधुपद का मतलब क्या होता है? ऐसी धातुएं जिसकी उपदा में रस्व ए हो, सेकंड लास्ट वर्ण क्या हो? ए। अब उनके आगे घय करेंगे, क्योंकि बची हुई धातु से घय करना है। अब पट से आपने घय किया, घय में बचा ए, तो पट से पाठ है, चल से चाल है, चर से चार है, ये सारे के सारे रूप बन जाएंगे। लेकिन आपको मैंने बताया था घय प्रत्यय में एक काम विशेष होता है, यदि धातु के अंत में च या जय हो तो उसके स्थान पे क्रमशः क और ग आदेश होते हैं। तो आप लास्ट में देख सकते हो, पच से पाक है, वच से वाक है, च के स्थान पे क हो गया, लेकिन त्यज से त्याग है, जय के स्थान पे ग हुआ, भज से भाग है, इत्यादि रूप बने। फिर हमारे पास तीसरे प्रकार की धातुएं आई। तीसरे प्रकार की धातुएं थी लघु इगुपद, मतलब जिनकी उपधा में रस्व ई उ री हो। अब इनके आगे तो चाहे घय प्रत्यय हो चाहे सामान्य प्रत्यय होता, हमें गुणी करना होता। तो जैसे छिद धातु है, छिद धातु से घय किया, घय का ए बचा, अब छिद को गुण हो जाएगा छेद, क्या रूप बन जाएगा? छेद है। विद से भेद है, इत्यादि। ऊ को गुण हो जाएगा ओ, जैसे मुद से मोद है, कुप से कोप है, इत्यादि। अब आपके मन में शंका हो रही थी ना, ये क्रोध पुल्लिंग का कैसे हो गया, या फिर शोध पुल्लिंग का कैसे हो गया, लेप पुल्लिंग का कैसे हो गया, द्वेष पुल्लिंग का कैसे हुआ? तो ये सारे घय अच अप में से कोई प्रकरण है, तो ये सारे के सारे रूप कहां पर आ जाते हैं? पुल्लिंग के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपको बता दें ल्युट प्रत्यय वाले नपुंसकलिंग में होते हैं, ऐसे ये घय अच अप वाले पुल्लिंग के अंदर होंगे। ऐसे ही फिर यहाँ पे री उपदा वाले, जैसे मान लो आपने लिया त्रिप धातु, त्रिप के आगे घय किया, अब री को गुण हो जाएगा अर, क्या रूप बन जाएगा? तर्प है, श्रिप से सर्प है, इत्यादि। लेकिन यहां पर भी च जय के स्थान पे कह गए करेंगे, जैसे सिच से सेक है, सुच से शोक है, युज से योग है, रुज से रोग है, भुज से भोग है, इत्यादि। और सृज से क्या बन जाएगा? गुण होकर के सर्ग है। लेकिन आपको मैंने बताया था मृज धातु है ना, मृज धातु के प्रसंग में केवल वृद्धि होगी, यानी कि संज्ञा वाला प्रत्यय आगे है घय प्रत्यय। मृज धातु की उपदा में री छोटा था, नियमानुसार तो गुण होना चाहिए था, लेकिन आपने इंडेक्स में लिख लिया था कि मृज धातु के आगे यदि य या न की संज्ञा वाला कोई प्रत्यय है तो फिर आपको वृद्धि ही करनी होगी। तो मृज से क्या बन जाएगा? मार्ग है। तो ये सारे के सारे प्रसंग थे जिनको हमने गत कक्षा में रखा। अब यहां पर उन धातुओं को रूप को मैंने नहीं लिया जो तीनों प्रकार की धातुओं से भिन्न हो। जैसे मान लो इनके अलावा भी धातु हैं, जैसे भिक्ष धातु, सिक्ष धातु, सास धातु, चिंत धातु, कंप धातु, जो इनमें कहीं पर भी नहीं है, उनसे भी आपको घय करना होगा। और घय करेंगे तो कोई विशेष काम नहीं होगा, केवल ए मिल जाएगा। जैसे सास है, सास के आगे ए किया, सास है। भिक्ष से भिक्ष है, शिक्ष से शिक्ष है, रक्ष से रक्ष है। लेकिन मैंने उन रूपों को यहां पर इसने नहीं लिया क्योंकि वो रूप प्रसिद्ध नहीं है, दैनिक जीवन में हमारे काम नहीं आते। प्रत्यय उनसे भी किया जा सकता है और फिर कोई काम नहीं होगा। चिंत के आगे ए लगा देंगे, चिंता है। कूर्द के आगे ए लगा देंगे, कूर्द है। पूज के आगे ए लगा देंगे, पूजा है, क्योंकि वहां पे कोई काम तो हो नहीं पाएगा। तीन प्रकार के धातुओं में कोई काम हो सकता था, बाकी धातुओं में कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार से यहां पे लेकिन जो आकारांत वाली धातुएं हैं, आकारांत वाली धातुओं के प्रसंग में वो जो य लय इत्यादि वाला काम था वो किया जा सकता है। लेकिन घय प्रत्यय के प्रसंग में ये तीन प्रकार की जो धातुएं हमारी हैं, इन्हीं के रूप प्रसिद्ध हैं और इन्हीं के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में यही सबसे ज्यादा काम हमारे आते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो यहां पर प्रसंग आया इसको हमने रखा। अब आज हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं आगामी प्रत्ययों की प्रक्रिया को। आगामी प्रत्ययों के प्रसंग में यत, ण्यत और क्यप, इन तीन प्रत्ययों की प्रक्रिया को रख रहा हूं। प्रत्यय नंबर नेक्स्ट 8 नंबर तो आ गया यत प्रत्यय, 9 नंबर है ण्यत और 10 नंबर है क्यप। अब आप कुछ चीज देख रहे होंगे, पहले वाला यत प्रत्यय था, इसमें तो न तो यह है न है न क है,
तो यहां तो आपको यथा प्राप्त गुण कार्य करना होगा। दूसरा प्रत्यय आया ण्यत, ण्यत में ण्य की संज्ञा हो गई, तो जहां पे वृद्धि कार्य प्राप्त हो सकता है वहां पे वृद्धि कार्य कर देंगे। लेकिन क्यप में चेक करो, क्यप के अंदर किसकी संज्ञा हो गई, कै की संज्ञा हो गई, कै की संज्ञा हो गई है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, गुण वृद्धि का निषेध करना होगा। देखो यत में भी तय की संज्ञा होने के बाद केवल यह शेष रहेगा, ण्यत में भी ण्य और तय की संज्ञा होने के बाद यह शेष रहेगा, और क्यप में भी कै और पै की संज्ञा होने के बाद यह शेष रहेगा। तीनों के तीनों प्रत्ययों में यह शेष रहेगा। वही बात आ गई, ये स्वरूप प्रत्यय हो गए, समान रूप वाले प्रत्यय हो गए। तो यहां पर भी आपको डिवाइड करना होगा कि कौन कौन सी धातुओं से कौन कौन सा प्रत्यय होगा। अब सुनो, पहले तो इन तीनों का अर्थ ले लेते हैं। ये तीनों के तीनों प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य, वही जो आपने अनियर प्रत्यय किया था ना, चाहिए और योग्य अर्थ में, चाहिए और योग्य अर्थ में होंगे। इनका प्रयोग वही पहले की तरह कर्तृवाच्य में न होकर के कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होगा। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन प्रत्ययों से बनने वाले पदों के योग में कर्ता के अंदर आपको तृतीया करनी होगी, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मान लो मैं एक प्रत्यय ले रहा हूं, यहां पर ण्यत का उदाहरण रख रहा हूं, अभी वो कैसे होगा भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे मया, मया ग्रंथः, अब यदि यहां पे ण्यत प्रत्यय का रूप आएगा, पठ धातु से रूप बनता है पाठ्य है, जैसे पठ धातु से ण्यत करेंगे, ण्यत में ण्य की संज्ञा हो गई, ण्य की संज्ञा होने के कारण से अदुपद धातु में क्या हो जाएगी, वृद्धि, ए को वृद्धि क्या होगी, आ, और रूप क्या बन गया, पाठ्य। अब कर्मवाच्य में रूप बनाएंगे, अस्मद सबसे तृतीया में क्या बन गया, मया, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ने योग्य है। तो मया ग्रंथ है, पाठ्य है, ग्रंथ पुल्लिंग का था तो पाठ्य भी कहां का आ गया, पुल्लिंग का। और मया पुस्तिका, अब ये पुस्तिका शब्द स्त्रीलिंग का है, तो ये भी क्या रूप बन जाएगा, पाठ्या, मया पुस्तिका पाठ्या, स्त्रीलिंग में लता कितने रूप चल जाएगा। और नपुंसक लिंग में मया पुस्तकम, मेरे द्वारा पुस्तक, पाठ्यम, पुस्तकम पाठ्यम, तो यहाँ पे पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग का था, तो पाठ्यम भी कहां का आ गया, नपुंसक लिंग का। इनका वचन भी हो सकता था, जैसे मान लो ग्रंथ है, ग्रंथव होता तो पाठ्यव, ग्रंथाः बहुवचन में होता तो पाठ्याः। ऐसे इनका भी मया पुस्तकानि पाठ्यानि, इस प्रकार से रूप बनता। लेकिन जब भाववाच्य में रूप बनाएंगे, तो भाववाच्य में सीधे तौर पर मया पाठ्यम, मेरे द्वारा पढ़ने योग्य। अब भाववाच्य में रूप बनाएंगे तो नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर ही रूप बनेगा, एक वचन के अंदर ही रूप बनेगा। जैसे आपको अनियर प्रत्यय में लिखवाया था, कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो कर्म के अनुसार इनका लिंग डिसाइड होगा, वचन डिसाइड होगा। और यहां पर भाववाच्य में करते समय नित्य रूप से नपुंसक लिंग और एक वचन होगा, क्योंकि इसका प्रभाव तो यहां पर पड़ेगा ही नहीं। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार और भाववाच्य में कर्म के अनुसार नहीं होता, बल्कि वहां पे नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग वहां पर आपको करना होगा। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग भी यहां पर आप कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके अर्थ को लिखेंगे, गत कक्षा की तरह है। फिर इन तीनों प्रत्ययों में कौन कौन से काम होते हैं उनको हम रखेंगे। दैनिक जीवन में आपके कोई भी वाक्य प्रयोग आए, कोई भी गद्यांश आए, कोई भी श्लोक आए, उसके अंदर इस प्रकार के प्रत्ययों से बने शब्दों का प्रयोग करने की ज्यादा संभावना रहती है। इस वजह से मैं यहां पर पूरी चर्चा कर रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिएगा। प्रत्यय नंबर 8 यत प्रत्यय, 9 नंबर ण्यत प्रत्यय, 10 नंबर क्यप प्रत्यय। यत ण्यत क्यप। यत ण्यत और क्यप, इसमें लिखें। चाहिए या योग्य अर्थ में, चाहिए या योग्य अर्थ में, चाहिए या योग्य अर्थ में, योग्य अर्थ में धातुओं से
धातुओं से यत ण्यत और क्यप प्रत्यय होते हैं। तीनों धातुओं से यत ण्यत और क्यप प्रत्यय होते हैं। यत ण्यत और क्यप प्रत्यय होते हैं। चाहिए और योग्य अर्थ में धातुओं से यत ण्यत और क्यप प्रत्यय होते हैं। इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग तीनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य में होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य में होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य में होता है। अतः 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 इन तीनों प्रत्ययों से बने पद के योग में इन तीनों प्रत्ययों से बने पद के योग में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, मतलब इन तीनों प्रत्ययों से बने पद के योग में कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति आपको करनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार इन प्रत्ययों से बनने वाले पद का लिंग एवं वचन होगा। इन प्रत्ययों से बनने वाले पद का लिंग एवं वचन होगा। और उसको दोबारा से, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म का जो लिंग एवं वचन होगा, ये पुल्लिंग एक वचन था तो ये भी पुल्लिंग एक वचन, ये स्त्रीलिंग एक वचन था तो ये भी स्त्रीलिंग एक वचन। कर्म के लिंग और वचन के अनुसार आपको इन प्रत्ययों से बनने वाले पद का लिंग और वचन डिसाइड करना होगा। तो ये तीनों वाक्य लिख लीजिएगा। सबसे पहले, मया ग्रंथः पाठ्यः, मया ग्रंथः पाठ्यः, मया ग्रंथः पाठ्यः। इसी प्रकार से मया पुस्तिका पाठ्या, मया पुस्तिका पाठ्या। और मया पुस्तकम पाठ्यम, मया पुस्तकम पाठ्यम। ठीक है, तो तीनों के अंदर आपने देखा कर्म के लिंग और वचन के अनुसार जो पाठ्य रूप बन रहा था उसका लिंग एवं वचन डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट लाइन से, भाववाच्य के वाक्य में इन प्रत्ययों से बनने वाले पद का रूप नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन में होता है।
नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है, भाववाच्य में नित्य रूप से क्या होगा, नपुंसक लिंग और एक वचन के अंदर इसका प्रयोग होगा। जैसे वाक्य लिख लीजिएगा, मया पाठ्यम, या फिर युष्मत शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वया पाठ्यम, तुम्हारे द्वारा पढ़ने योग्य या मेरे द्वारा पढ़ने योग्य, मया पाठ्यम या फिर त्वया पाठ्यम। तो सबसे पहले तो हमने इसका जो अर्थ है सामान्य, कौन से वाक्य में इनका प्रयोग होगा, जिस तरह से आपने अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया था ना, ठीक इसी प्रकार से या आपको यत्न यत कैप का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। आगे चल करके तव्यत प्रत्यय भी आएगा, तव्यत प्रत्यय में भी ये लॉजिक आएगा, वहां पर भी वही भाव और कर्म में होता है वो भी। तो तव्यत प्रत्यय में भी मया ग्रंथ है पठितव्य, मया पुस्तिका पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम, वो भी चाहिए और योग्य ही अर्थ में होता है। इस तरह से हमारे पास ये जो तीन प्रत्यय थे, इन तीन प्रत्ययों का क्या मीनिंग है इत्यादि को हमने देखा। अब सुनो, अब यहां पर एक एक काम देख लीजिएगा। सबसे पहले इनमें क्या क्या काम होंगे उनको देख लो। यत प्रत्यय में तैकित संज्ञा हो जाएगी, बचेगा केवल यह। यहां पर जो वृद्धि काम तो हो नहीं सकता, यथा प्राप्त जो गुण कार्य है वो गुण कार्य आपको कर लेना है। यदि किसी धातु से गुण प्राप्त हो रहा हो तो गुण कर लेंगे, क्योंकि ये शेष धातु में आ गया, न तो यणकित संज्ञा वाला है न कैकित संज्ञा वाला है। तो यदि गुण प्राप्त हो रहा होगा तो गुण कार्य कर देंगे। लेकिन यहां पे एक विशेष एक पाणिनि का सूत्र आता है, ईदयति। ये क्या कहता है, कोई भी आकारांत धातु हो ना, आकारांत धातु में जैसे आपने देखा ज्ञा, पा, मा इत्यादि, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसके ओरिजिनली अंत में ए ओ ऐ होता है, उसको भी पहले तो क्या कर लेंगे, आ। जैसे दही से क्या बन जाता है, दा, गई से क्या बन जाता है, गा। तो ऐसी कोई भी धातु जिसके अंत में आ हो, उस आ के स्थान पर यहां पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे। तो बताओ फायदा क्या हो गया। अब जैसे पा धातु है, पा को कर देंगे हम पी, अब वो धातु इगंत बन गई ना, केवल यत प्रत्यय में होगा। सूत्र क्या करा है, ईत यति, आ के स्थान पे दीर्घ ई हो जाए, लेकिन कब होगा, केवल यत प्रत्यय में। तो अब इगंत हो जाएगी, तो इगंत के प्रसंग में आप क्या कर देंगे, गुण कार्य कर देंगे। तो हमारे पास एक काम विशेष आ गया यहां पर, जो आ के स्थान पर आपको क्या करना है, ई करना है। नंबर 2 आते हैं हम ण्यत प्रत्यय की ओर। ण्यत प्रत्यय में णैकित संज्ञा हो गई। णैकित संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ, यदि वृद्धि कार्य प्राप्त हो रहा है तो आपको वृद्धि का काम करना होगा। दो प्रकार की धातुओं से, कौन कौन सी धातुएं, इगंत धातु और अधुपद धातु, वहां पे तो वृद्धि करेंगे। लेकिन लघु युगपद में तो यथा प्राप्त क्या काम होगा, गुण कार्य होगा, क्योंकि लघु युगपद के आगे तो चाहिए कि संज्ञा वाला या णैकित संज्ञा वाला या फिर कोई सामान्य प्रत्यय हो, तो वहां पे यथा प्राप्त आपको गुण कार्य ही करना होगा। और इसके बाद में जो क्यप प्रत्यय है, क्यप में कैकित संज्ञा हो गई। कैकित संज्ञा का फायदा क्या हुआ, न तो यहां पे गुण होगा न यहां पे वृद्धि होगी, दोनों काम निषेध हो गए। गुण वृद्धि का कोई भी काम यहां पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो आपको इंडेक्स बताया था, लास्ट के कॉलम में बताया था ना, जब कैकित संज्ञा हो जाए तो न तो गुण होता है और न ही वृद्धि होगी। अब यहां पे बच गया पैकित संज्ञा। वास्तव में पैकित संज्ञा करने का फायदा क्या है, सुनो। एक सूत्र आता है, रस्वस्य पीति कृति तुक। अभी ये आगे चल करके आपके ल्यप प्रत्यय में भी काम आएगा। देखो ये क्या कहता है, ऐसी कोई धातु जिसके अंत में रस्व स्वर हो, कोई भी धातु जिसके अंत में क्या हो, रस्व स्वर, और उसके आगे पिति कृति। पिति कृति का मतलब हुआ ऐसा कोई प्रत्यय, कृत प्रत्यय जिसमें पै की संज्ञा हुई हो। ऐसी कोई धातु जिसके अंत में रस्व स्वर हो और जिसके आगे पै की संज्ञा वाला कोई भी कृत प्रत्यय, जैसे क्यप में पैकित संज्ञा वाला है ना, तो पैकित संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो तो यहां पे तुक का आगम हो जाएगा, अर्थात आपको बीच में क्या देखने को मिलेगा, तय देखने को मिलेगा। ये ल्यप में भी काम आएगा और यही प्रत्यय का जो प्रसंग है वो क्यप में भी, क्योंकि ल्यप में भी पैकित संज्ञा हुई है और क्यप में भी पैकित संज्ञा हुई है। लेकिन ये तभी काम करता है जब रस्व स्वर वाला प्रसंग हो। विगत कक्षा में अपप्रत्यय में भी पैकित संज्ञा हुई थी, लेकिन वहां पे रस्व स्वर अंत में नहीं था, क्योंकि वहां पे तो गुण कर रहे थे आप, री को गुण कर दिया, अर कर दिया,
ऊ को गुण आपने ओ कर दिया तो ह्रस्व स्वर तो कोई बचा ही नहीं, तो वहां पर इस सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यद्यपि पै की संज्ञा तो अप में भी थी, लेकिन वहां पे ह्रस्व स्वर आपको कहीं नहीं मिलता, इस वजह से ये सूत्र वहां पे काम नहीं करेगा। तो यहां पर भी हमारे पास दो काम हो गए। णैत प्रत्यय में आपको हमने बताया था णै की संज्ञा होने के कारण से यहाँ पे गुण वृद्धि का जो काम यथाप्राप्त जो होगा वो आपको करना है। लेकिन इसमें कुछ धातुओं के प्रसंग में वो जो चय और जय के स्थान पे कै और गै वाला काम कर रहे थे ना, वो काम आपको करना होगा, और वो कौन कौन से प्रकरण है उसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। तो सभी प्रत्ययों के अंदर दो दो काम विशेष हो गए, कौन कौन सा कार्य आपको करना है। तो वापस वही बराबर रूप में 3 कॉलम कर लीजिएगा पेज के। इन प्रत्ययों को आपस में कंपेयर करके पढ़ा जा सकता है, आप रट के जाएं तो रटने में पार नहीं पड़ेगी, आपस में तुलना करके पढ़ा जाता है। यत ण्यत क्यप, क्योंकि तीनों के अंत में यह दिखाई देगा, एक जैसी प्रक्रिया है, तो कैसे पहचानोगे? जब भी यह वाला कोई प्रत्यय प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो ये तीनों ऑप्शन में देगा, तो आपको ये पहचानने के लिए कौन सी जगह यत है, कौन सी जगह ण्यत है, कौन सी जगह क्यप है, ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए। वही तीनों कॉलम्स के ऊपर प्रत्यय का नाम लिख लीजिएगा, यत ण्यत और क्यप प्रत्यय, यत ण्यत और क्यप प्रत्यय। अब ऐसे ही इसके यत के नीचे दोबारा से यत लिख करके तय को क्रॉस कर लो, लाइन खींच करके आर पार, यत यत को तय को क्रॉस कर लीजिएगा, यह के ऊपर गोला लगा लो। ऐसे दोबारा से ण्यत लिख करके वही ण्य और तय को क्रॉस कर लीजिएगा, यह के ऊपर गोला लगा लो। मतलब क्या हुआ? इन तीनों प्रत्ययों में इस संज्ञा के बाद केवल क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। और कैप में भी कै और पै के ऊपर क्रॉस करके यह के ऊपर गोला लगा लीजिएगा। अब मैं एक एक प्रकरण को ले रहा हूं। सबसे पहले आ जाइए यत वाले कॉलम में। देखो नंबर 1, तय की इत संज्ञा के बाद तय, तय हलंत, तय की इत संज्ञा के बाद, तय की इत संज्ञा के बाद केवल यह शेष रहता है। तय हलंत था ना, तय हलंत, तय की इत संज्ञा के बाद केवल यह शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? यह। ठीक है। नंबर 2, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा। ठीक है। और नंबर 3 कर लीजिएगा। नंबर 3 सूत्र लिख लो पहले, ई दियति, ई दियति, ई दियति, ई दियति। और ई दियति लिख करके इसके सामने लिखेंगे यत प्रत्यय आगे होने पर, यत प्रत्यय आगे होने पर, यत प्रत्यय आगे होने पर धातु के अंत में स्थित, धातु के अंत में स्थित, धातु के अंत में स्थित आ के स्थान पर, धातु के अंत में स्थित आ के स्थान पर ई दीर्घ वाली, आ के स्थान पर ई बड़ा ई आदेश हो जाता है। आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या होगा? आपको आ के स्थान पर ई करना होगा। फायदा क्या हो जाएगा? अब इगंत बन जाएगी, और इगंत बन जाएगी तो यथा प्राप्त गुण कार्य कर देंगे। जैसे पा धातु है, पा के आगे यत करते तो पा प्लस यह। अब पा को पहले तो क्या करेंगे? पी, पा का क्या बन जाएगा? पी, और पी को गुण क्या हो जाएगा? पे। तो पा से क्या रूप बन जाएगा? पेयम, पीने योग्य, पेयम जलम, पीने योग्य जल, पेयम दुग्धम, पीने योग्य दुग्ध। तो पेय का मतलब क्या हो गया?
पीने योग्य, ठीक है। इसलिए तो मा धातु से क्या बनता है, मेय, जिसकी उपमा की जा सके उपमेय, जिसकी तुलना की जा सके उपमेय, वो आए थे प्रसंग, वो ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं। नंबर नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाओ। अब इसमें किस 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 संज्ञा हो गई, ण और तय की हो गई ना, अब शेष क्या रहेगा, यह। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, ण और तैकीद संज्ञा के बाद, ण और तैकीद संज्ञा के बाद, ण और तैकीद संज्ञा के बाद यह शेष रहता है। ण और तय, ण और तय की संज्ञा के बाद यह शेष रहता है। ण और तय दोनों हलंत करेंगे और यह क्या रहेगा, पूरा। ण और तय को हलंत कर लो और यह पूरा रहेगा, ठीक है। तो ण और तय की संज्ञा के बाद यह शेष रहता है। अब आ जाइए नंबर 2, ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 लिखो, ण की संज्ञा होने के कारण, ण की संज्ञा होने के कारण, ण की संज्ञा होने के कारण यथा प्राप्त वृद्धि कार्य होगा, यथा प्राप्त वृद्धि कार्य होगा, यथा प्राप्त वृद्धि कार्य होगा। ण की संज्ञा होने का फायदा तो क्या हुआ, यथा प्राप्त वृद्धि कार्य होगा। अथवा क्या काम हो जाएगा, गुण कार्य, किससे, लघु के पद से तो गुण होगा ना, यथा प्राप्त वृद्धि कार्य होगा। लघु इगुपद धातु से, लघु इगुपद धातु से, कौन सी धातु, लघु इगुपद, ध्यान है, लघु इगुपद जो तीसरे नंबर की धातु थी ना, लघु इगुपद धातु से यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या काम हो गया, ण की संज्ञा होने का फायदा, यदि वृद्धि प्राप्त हो रही तो वृद्धि कर देंगे, और बाकी जगह आपको क्या करना है, गुण कार्य जहां पे प्राप्त हो रहा होगा वहां पर करेंगे। और यहां पे नंबर 2, लेकिन यहां पे सब जगह लागू नहीं होता, 2-3 शब्द मैं आपको बताऊंगा, उसमें च और जय के स्थान पे क और ग विकल्प से आदेश होते हैं। आप तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 शब्द आएंगे, एक तो वच धातु और एक भुज धातु। तो वच से एक बार तो क होगा, वाक्यम बनेगा, और एक बार वाच्यम बनेगा। ऐसे भुज में भी एक बार तो भोग्यम बनेगा और एक बार भोज्यम बनेगा। देखो कुछ धातुओं के अंत में, नंबर 3, कुछ धातुओं के अंत में, कुछ धातुओं के अंत में च और जय के स्थान पर क और ग आदेश होंगे। कुछ धातुओं के अंत में च और जय के स्थान पर, च और जय के स्थान पर क और ग आदेश होंगे, क और ग आदेश होंगे, च और जय के स्थान पर क और ग आदेश होंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास 3 काम हो गए णयत के अंदर। 3 बातें हमने लिख ली, काम तो 2 ही थे, एक तो ण की संज्ञा वाली बात की है। अब आ जाइए तीसरे कॉलम की ओर। तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम कर लीजिएगा क्यप प्रत्यय, क्यप। और क्यप में किस किस, वो ऐसे लिख लिया आपने, क और प की संज्ञा, नीचे देखो नंबर 1, क और प की संज्ञा के बाद, क और प की संज्ञा के बाद, क और प की संज्ञा के बाद केवल यह शेष रहता है, केवल यह शेष रहता है। क्या शेष रहेगा, केवल यह शेष रहता है। क और प की संज्ञा के बाद केवल यह शेष रहता है। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 आ जाएगा, क की संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ बताओ, यहां पे गुण वृद्धि का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, वो काम नहीं होंगे। नंबर 2, क की संज्ञा होने के कारण, क की संज्ञा होने के कारण, क की संज्ञा होने के कारण, क की संज्ञा होने के कारण गुण और वृद्धि कार्य नहीं होंगे, गुण और वृद्धि कार्य नहीं होंगे।
कै की संज्ञा होने के कारण गुण और वृद्धि कार्य नहीं होंगे। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया विशेष। और तीसरा क्या आ जाएगा, पै की संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ, इसके अंत में यदि ह्रस्व स्वर होगा तो आपको उसके आगे क्या लगाना होगा, तय, तुक का आगम हो जाएगा। ह्रस्व स्वर अंत वाली धातु से क्या हो जाएगा, तुक का आगम हो जाता है यदि क्या हो गया, पै की संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो तो नंबर 3 लिख करके ये सूत्र लिख लो पहले तो, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इसके सामने लिख लीजिएगा। पै, पै, पै की इच संज्ञा वाला प्रत्यय आगे होने पर, पै के अपने अंत में पै है ना, पै हलंत करके, पै की इच संज्ञा वाला प्रत्यय आगे होने पर, आगे होने पर ह्रस्व स्वर अंत वाली, ह्रस्व स्वर अंत वाली, ह्रस्व स्वर अंत वाली धातु से, धातु से तुक, धातु से तुक, और तुक के ब्रैकेट में क्या करेंगे, हलंत तय, तुक में क्या बचेगा, केवल तय, हलंत, तुक का आगम हो जाता है, तुक का आगम हो जाता है। आपको ध्यान है वहां पर हमने संधियों में अनुच्छेद इत्यादि किया था, तो वहां पर भी तुक का आगम हुआ था ना, वो अनुच्छेद में तुगागम संधि जिसका नाम दिया था, उसी प्रकार से यहां पर ह्रस्व स्वरंत वाली धातु के प्रसंग में क्या होगा, तुक का आगम होगा। तो ये सारी की सारी जो चर्चाएं थी सबसे पहले कार्य के दृष्टिकोण से हमने की है, तो इस इंडेक्स को कवर कर लीजिएगा। तीनों प्रत्ययों में काम के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कैसे कैसे इनमें कौन कौन से काम होंगे। इस प्रकार से सबसे जो पहला वर्गीकरण था वो हमने कार्य का वर्गीकरण किया है। क्लियर, तीनों में काम क्लियर हो गया। यहाँ पे गुण कर देंगे, आ को ई कर देंगे, यहाँ पे यथा प्राप्त वृद्धि या गुण होगा, और कुछ धातुओं में चय जय के स्थान पे कह गए होगा, और कैप में गुण वृद्धि का निषेध हो गया, और ह्रस्व स्वर अंत वाली धातु होगी तो वहां पे तुक का आगम कर देंगे। तो इस इंडेक्स को क्लोज कर दीजिएगा, और फिर से आगामी पेज से, अलग पेज से आपको तीनों के तीनों प्रत्ययों का अलग से इंडेक्स बना लेना है। अब मैं ये बता रहा हूं कि कौन सी धातु से आपको यत करना है, कौन सी धातु से आपको ण्यत करना है, ये पूरी कहानी है, एक रूप में कहानी है। आप ये समझो कि हमारे पास ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति की संतान है, तीन बेटे हैं, यत ण्यत और क्यप, और उस व्यक्ति के पास कुछ तो गाय है और कुछ भैंस हैं, और ये अंत में जाकर के संपत्ति का वर्गीकरण हो रहा है, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। गाय भैंस के अंदर से जिसके पास एक गाय है वो एक गाय एक के पास ही रह सकती है, दूसरे के पास नहीं रहेगी, या फिर कोई भैंस है तो एक व्यक्ति के पास रहेगी, दूसरे के पास नहीं रह सकती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये वर्गीकरण कर रहे हैं। हमारे पास जो धातुएं हैं, उन धातुओं को, ये गाय भैंस का जो उदाहरण दिया, आप ऐसे समझो, धातुओं को हम दो जगह बांट सकते हैं। ऐसी धातुएं जिसके अंत में हो स्वर, तो उनको हम क्या कह देंगे, स्वरांत धातुएं, और ऐसी कोई धातुएं, स्वरांत धातु को आप क्या कह सकते हैं, अच है अंत में जिनके, उनको हम क्या कह देंगे, अजंत। और ऐसी कोई धातु जिसके अंत में व्यंजन हो, उसको क्या कह देंगे, व्यंजनांत, या फिर उसको हम क्या कह देंगे, हलंत। हमारे पास जितनी भी धातुएं हैं वो धातुएं दो ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो लास्ट में स्वर आएगा या लास्ट में व्यंजन आएगा। लास्ट में स्वर आया तो अजंत कह देंगे, लास्ट में व्यंजन आया तो हलंत कह देंगे, दो ही प्रकार से संभव है। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, एक बार कहानी को सुनो, फिर क्रमशः हम एक एक के उदाहरण भी यहां पर रखेंगे। सबसे पहले कहा गया नंबर 1, अचो यत। ये यत वाले कॉलम में क्या कहा गया, ऐसी कोई भी धातु जिसके अंत में स्वर हो, स्वर अंत वाली धातुओं से आपको हमेशा कौन सा प्रत्यय करना होगा, यत प्रत्यय ही करना होगा। जैसे मान लो ची धातु है ना, ची धातु से आपको यत प्रत्यय करना होगा, यत में क्या बचेगा, यह। अब ये इगन धातु है, यथा प्राप्त गुण हो जाएगा, ची को गुण क्या हो गया, चे, और रूप क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग में बना लीजिएगा, क्या रूप बन जाएगा, चेयम। वैसे तीनों लिंगों में चल सकता है, चेय है,
चेया चेयम, चुनने योग्य। मया ग्रंथ है चेय है, मेरे द्वारा ग्रंथ चुनने योग्य है। मया पुस्तिका चेया और मया पुस्तकम चेयम, तीनों में हो सकता है। ई अंत में था, ठीक है। स्वर अंत वाली धातु से आपको यत प्रत्यय करना है, जैसे ये आ गया। ऐसे ऊ वाला, जैसे मान लो हु धातु है, हु धातु से भी आपको यत प्रत्यय करना होगा। यत में क्या बचेगा, य, और हु को गुण क्या हो जाएगा, हो। और आपको मैंने अयादि संधि के आगे एक अवादी संधि का प्रकरण बताया था, यहां पे बताया था ना, ओ और औ के आगे जैसे शुरू होने वाला कोई प्रत्यय हो तो इस प्रत्यय में यहां पे ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। आगे क्या है, यह, मिलाकर के लिखेंगे रूप क्या बना, हव्य, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे क्या रूप बन जाएगा, हव्यम। तो इगंत में से ई अंत वाला आ गया, उ अंत वाला आ गया। ऐसे ही ये बात चल रही थी, इसके अंदर ण्यत वाला कहता है कि रुक जाओ, री हलोर ण्यत। ये क्या कहता है कि आपकी जो स्वर अंत वाली धातुएं थी ना, स्वर अंत वाली धातुओं में से री को हटा लो। री से तो मैं क्या करूंगा, ण्यत प्रत्यय करूंगा। मतलब इगंत में तो हमारे पास ई और उ बच गया, उनमें यत होगा, क्योंकि रिकारांत में आपको क्या करना होगा, ण्यत प्रत्यय करना होगा। अब स्वर अंत वाली धातुओं में एक बच गए आकारांत धातुएं, जैसे पा धातु है, पा धातु से यत किया, पा य। अभी मैंने आपको बताया यत प्रत्यय आगे होने पर आकारांत धातु से आपको क्या करना होगा, आ के स्थान पे ई करना होगा। तो पा का क्या बन जाएगा, पी, और आगे क्या है, यह। अब पी को, अब इगंत हो गया, ई अंत में आ गया, तो पी को गुण क्या हो जाएगा, पे, क्या रूप बन जाएगा, पेयम। तो मतलब हमारे पास तीन प्रकार के धातु से आपको यत प्रत्यय करना होगा, इकारांत धातु से, उकारांत धातु से और आकारांत धातु से। तीन प्रकार के धातु से आपको यत प्रत्यय करना होगा। अब ण्यत वाला कहता है कि रिकारांत से हम क्या कर देंगे, ण्यत प्रत्यय कर देंगे। एक एक प्रकरण को हम लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले आ जाइए यत प्रत्यय वाले कॉलम के अंदर, तीन कॉलम कर लीजिएगा वही पहले की तरह, यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। क्रमशः चलेंगे इसे इंडेक्स वाइज, एक एक वाइज, ताकि आपको क्लियर रहे, उसी का कंपेयर करके हाथों हाथ। नंबर 1 यत वाले कॉलम के अंदर लिखिए नंबर 1, सूत्र लिख लीजिएगा, अचो यत, अचो यत, अचो यत, इसमें लिखेंगे। अचो यत के सामने इसका अर्थ लिखते हुए नीचे क्रम चलते रहेंगे और एक एक दो दो उदाहरण हम लिखेंगे सबके। लिखो अचो यत, इसके नीचे लिखेंगे स्वर अंत वाली धातु से, स्वर अंत वाली धातु से, स्वर अंत वाली धातु से यत प्रत्यय होगा, स्वर अंत वाली धातु से यत प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय होगा। यथा प्राप्त, यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। स्वरंत वाली से यत करेंगे। अब आ जाइए, एक तो ई का उदाहरण ले लो, जैसे बनाइए ची प्लस यत, इसी कॉलम में चलते रहेंगे, ची प्लस यत। अब ये ई अंत वाली है ना, स्वरंत वाली हो गई, तो ची प्लस यत, यत में क्या शेष रहा, यह, ची प्लस यह। अब ची को गुण क्या हो जाएगा, चे, चे प्लस यह, क्या रूप बन जाएगा बताइए, चेयम। ची से क्या बन गया, चेयम, ची से क्या बन जाएगा, चेयम। जैसे आपके नोट्स में देखो आप, इकारांत में सबसे पहले जी से क्या बना रखा है, जेयम, श्री से श्रेयम, ची से चेयम, नी से नेयम। बड़ा होगा तो भी गुण तो यही होगा ना, नी से क्या बन जाएगा, नेयम। नी का मतलब होता है ले जाना, और ऐसी कोई वस्तु जो ले जाने योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे, नेय। ऐसे ही देखो, डी से देयम, सी से सेयम, सी से क्या रूप बनेगा, सेयम। सी में ई बड़ा है ना, सी से सी के प्रसंग में जैसे सी यहीं पर लिख लेंगे आप, सी प्लस यत, एक बड़े ई का उदाहरण हो जाएगा। सी को गुण क्या हो जाएगा, से, और रूप क्या बनेगा, सेयम। सी से क्या रूप बनेगा, सेयम, लिख लीजिएगा यहां पर, सी से सेयम, सी से क्या बन जाएगा, सेयम।
ठीक है, सी से सेयम, एक ई बड़े वाला उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इकारांत के अंदर आपने क्या किया, ई को गुण ए हो गया। ऐसे देखो अधि उपसर्ग पूर्वक ई अध्ययन वाली धातु है ना, तो ई को गुण क्या हो जाएगा ए, तो ई से बन जाएगा एयम, और अधि जोड़ देंगे तो अधि प्लस एयम यण संधि होकर के क्या रूप बन जाएगा अध्येयम। ठीक है, तो ये हमारे पास ई वाला प्रसंग आ गया। अब देखो दूसरा प्रकरण, यहां पे पहले आकारांत का दे रखा है, आकारांत का बना लो पहले, आ को पहले ई कर लेंगे तो ई को भी गुण ए हो जाएगा। नंबर सेकंड कर लीजिएगा पा, इसको सेकंड कर लो पहले, क्योंकि दूसरे प्रकार के धातु रखेंगे ना। पा, पा से यत किया, यत में तय को हलंत कर क्रॉस कर लीजिएगा, क्या रूप बन गया पा य। अभी मैंने बताया यत प्रत्यय आगे होने पर आकारांत धातु के आ के स्थान पे क्या होता है ई होता है ना, तो पा से क्या बन जाएगा पी, पी य। अब इगंत मिल गया, अब अंत में ई मिल गया तो ई को गुण क्या हो जाएगा ए, क्या रूप बन जाएगा पेयम, पा से क्या बन जाएगा पेयम। ऐसे देखो आप नीचे मैंने यहां पे लिखा है, पहले पा बनाया, पा के बाद में पी बनाया और अंत में क्या बन गया पेयम, लेकिन मूल धातु क्या है पाई है। ऐसे देखो मां से क्या बनेगा मेयम, घ्रा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, तो क्या बन जाएगा घ्रेयम। हा का मतलब होता है त्याग, त्याग से क्या बन जाएगा हेयम, हेयम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा त्याग करने योग्य। आपके द्वारा ये काम हेय है, हेय दृष्टि से देखना, हेय दृष्टि का मतलब क्या हुआ त्यागने की दृष्टि, त्यागने योग्य दृष्टि। ऐसे ही ज्ञा से क्या बन जाएगा ज्ञेयम, जो ज्ञान करने योग्य हो। धा से क्या हो जाएगा ध्येयम, स्था से क्या बन जाएगा स्थेयम, गा से क्या बन जाएगा ज्ञेयम, धा से बन जाएगा ध्येयम, और ध्या से क्या बन जाएगा ध्येयम। देखो यहां पर जो गई धातु है ना, गई धातु, गई धातु को पहले तो क्या होगा गा, गा के आगे यत प्रत्यय, गा को क्या हो जाएगा गी, गी के आगे य, और गी को गुण क्या हो जाएगा गे, क्या रूप बन जाएगा गेय, नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा गेयम। तो पहले आपको बताया था ऐसी कोई धातु जिसके अंत में ओरिजिनली ए ओ आई औ हो तो उसके स्थान पे आ हो जाता है, तो गई को पहले तो गा हो जाएगा, तो आकारांत के नियम से आपको यत प्रत्यय करना है और गा के स्थान पे गी करके गुण कार्य आपको करना होगा। तो ये स्वर अंत वाली धातुओं में दूसरे प्रकार हो गया आकारांत। अब आ जाइए तीसरे उदाहरण, एक उदाहरण लिखिएगा हु धातु का, लिखो हु धातु से, हु धातु से क्या करेंगे यत, हु प्लस य, हु प्लस य। अब हु को गुण क्या होगा बताओ हो प्लस य, हो प्लस य, और ओ के स्थान पे अव कर लीजिएगा है अब यह, है अब यह अयादि संधि करके, वही कौन सा सूत्र था ध्यान आपको वांतो ई प्रत्यय, या से शुरू होने वाला प्रत्यय आगे हो तो ओ के स्थान पे अव हुआ था अयादि संधि में, क्या रूप बन जाएगा है अव्यय, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा हव्यम, हव्यम। हु का मतलब होता है हवन करना, और हव्य का मतलब क्या हो गया हवन करने योग्य, हव्य सामग्री मतलब हवन करने योग्य सामग्री। ठीक है, अब ऐसे देखो श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना और सुनने योग्य, इस तरह के अर्थ में क्या रूप बन जाएगा श्रव्य, श्रु से क्या बन जाएगा श्रव्यम, भू से क्या बन जाएगा भव्यम, लू से क्या बन जाएगा लव्यम, पू से क्या बन जाएगा पव्यम। मतलब इन सभी जगह ऊ को गुण क्या हो जाएगा ओ, और आगे यह है और वही अवादि का काम होकर के क्या रूप बन जाएगा ओ के स्थान पे अब हो जाएगा। जैसे भू का मतलब होता है होना और भव्य का मतलब हो जाएगा होने योग्य, ठीक है होने योग्य इत्यादि रूप यहां पर आ जाएंगे। तो स्वर अंत वाली धातुओं में से वैसे तो इगंत में ई उ री भी आता है, लेकिन री वाला प्रसंग यहां पर नहीं है, री वाला प्रसंग किसने ले लिया ण्यत वाले प्रसंग ने ले लिया। तो सबसे पहले स्वर अंत वाली धातुओं में से ई उ और आकारांत धातु का जो प्रकरण था आपने यत प्रत्यय के प्रसंग में रखा है। तो ये नंबर 1 हो गया हमारे पास अचो यत, स्वर अंत वाली धातु से आपको क्या करना होगा यत प्रत्यय करना होगा। अब आ जाइए नंबर दूसरे कॉलम के अंदर, कौन से प्रत्यय में ण्यत प्रत्यय में, क्योंकि पहले हम काम कौन सा कर रहे हैं स्वर अंत वाला काम कर रहे हैं। ण्यत वाले कॉलम में आ जाइए। अब ण्यत वाले कॉलम में सूत्र लिख लो री हलोर ण्यत,
देखो ये दो बात कहता है, सुनो एक बार। एक तो रिकारांत धातु, स्वर अंत वाली धातु में से तो किसको छांट लिया, रिकारांत को छांट लिया। और एक दूसरा क्या कह रहा है, हलो, हलंत, मतलब जितने भी व्यंजन अंत वाली धातुएं है ना। अब बताओ, अधुपद धातुएं सारी व्यंजन अंत वाली थी, सारी की सारी। ऐसे लघु युगपद धातु भी सारी व्यंजन अंत वाली थी, केवल इगंत में ही तो अंत में स्वर था, या फिर आकारांत में स्वर था। लेकिन यहां पे लघु युगपद में भी और अधुपद में भी आपको कौन सा करना होगा, ण्यत प्रत्यय करना होगा। तो सूत्र लिख लीजिएगा, री हलोर ण्यत, री हलोर ण्यत। मतलब क्या हुआ, स्वरंत वाली धातु से तो यत होता है, लेकिन रिकारांत को ले लिया इसने, रिकारांत से आपको ण्यत प्रत्यय करना होगा। देखो री हलोर ण्यत, इसके नीचे इसका अर्थ लिखेंगे, रिकारांत, रिकारांत, री के आगे कार लगा दो, रिकारांत, रिकारांत धातु, रिकारांत धातु तथा तथा व्यंजन अंत वाली धातु से, रिकारांत धातु तथा व्यंजन अंत वाली धातु से, धातु से ण्यत प्रत्यय होता है, ण्यत, ण्यत प्रत्यय होता है। कौन कौन सी धातु से, रिकारांत और हलंत धातु से आपको क्या करना होगा, ण्यत प्रत्यय करना होगा। तो मैं एक एक प्रकरण को लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले री अंत वाली धातु का प्रकरण ले लेता हूं। जैसे मान लो कोई भी धातु ले लेते हैं, क्री धातु ले लेते हैं। अब देखो क्री धातु से ण्यत किया, ण्यत में क्या बच जाएगा, यह बचेगा, क्री प्लस यह। यत में भी तो यही शेष रहता, लेकिन यदि यत प्रत्यय करते तो क्री को गुण होता, कर होता, लेकिन ण्यत प्रत्यय करने से अब क्री को वृद्धि होगी। क्री को वृद्धि क्या हो जाएगी, कार, कै आर य मिलाकर के लिखेंगे, रूप क्या बन जाएगा, कार्यम। कार्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, करने योग्य। जो काम करने योग्य होगा उसको हम क्या कहते हैं, कार्य। क्री धातु से ण्यत करने का फायदा क्या हुआ, आर हो गया। अब आप मान लो परीक्षा में गए, आपने देखा कि लास्ट में यह तो दिख रहा है, लेकिन यह दिख रहा है तो तीन प्रत्यय हो सकते थे, यत भी हो सकता था, ण्यत भी हो सकता था, क्यप भी। लेकिन आप देखो यहाँ पे आर दिख रहा है ना, आर तो वृद्धि में होता है, और वृद्धि तभी होगी जब ऋणैकित संज्ञा वाला, इन तीनों ऑप्शन में ऋणैकित संज्ञा वाला कौन है, ण्यत है। तो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा माना जाएगा, कार्यम में ण्यत प्रत्यय माना जाएगा। लास्ट में यही दिख रहा है। उधर भी देखा आपने, जैसे भव्यम में भी यह था और यहां पर भी यह है। काम के आधार पर आपको पहचानना होगा। एक उदाहरण लिख लीजिएगा, क्री प्लस ण्यत। पहले रिकारांत का उदाहरण लिख लीजिएगा, नंबर 1 क्री प्लस ण्यत। यहां पे चाहो तो ऊपर हेडिंग भी लिख सकते हो, रिकारांत, रिकारांत क्री प्लस ण्यत। ण्यत में यह शेष रहा, क्री प्लस यह। अब क्री को वृद्धि क्या हो जाएगी, कार, कै आर यह, कै आर यह, कै आर यह मिला के लिखेंगे, क्या रूप बन जाएगा, कार्यम। क्री से क्या बन जाएगा, कार्यम। ठीक है। अब ऐसे नोट्स में देखो आप, क्री से क्या बन गया, कार्यम। ऐसे त्री से क्या बन जाएगा, तार्यम। ह्री से क्या बन जाएगा, हार्यम। ध्री से क्या बनेगा, धार्यम। मृ से क्या बनेगा, मार्यम। श्री से क्या बनेगा, सार्यम। स्मृ से स्मार्यम। सब में री को गुण क्या हो गया, आर हो गया, और आगे यह जोड़ दिया तो कार्यम, तार्यम, हार्यम इत्यादि सारे के सारे रूप यहां पर बन जाएंगे। ठीक है। जैसे त्री का मतलब होता है पार करना, और तार्य, तार्य का मतलब क्या हो जाएगा, पार करने योग्य। क्योंकि यहां पे क्या अर्थ हो रहा है, चाहिए और योग्य अर्थ आ रहा है, तो सब में ये रूप बन जाएगा। तो स्वर अंत वाली धातु में तो किसको ले लिया किसने, केवल रिकारांत को। अब आते हैं कौन सी धातुओं की ओर, हलंत धातुएं। हलंत धातुओं में सबसे पहले तो हम रखते हैं कौन सी धातुएं, अधुपद वाली धातुएं हलंत है ना सारी की सारी। अब सुनो इधर देखो एक बार, अधुपद धातु का मतलब क्या हुआ, ऐसी धातु जिसमें सेकंड लास्ट वर्ण क्या हो, ए। अब आप ये कहो कि आप ये क्यों कह रहे हो, अधुपद के अंत में क्या स्वर नहीं हो सकता है क्या? अधुपद के अंत में लॉजिकली स्वर संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वर इसलिए संभव नहीं है, अधुपद का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट ए होना चाहिए, और लास्ट में भी यदि आपने स्वर किया तो वो ए और स्वर मिलकर के कोई न कोई संधि कार्य कर देता, इसलिए संभव ही नहीं है दो स्वर एक साथ आ जाएं। भाई स्वर अंत वाला लास्ट का स्वर हो गया,
और उपदा वाला सेकंड लास्ट हो गया, तो लास्ट और सेकंड लास्ट एक साथ स्वर संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी अधुपद धातुएं है ना, अधुपद हो चाहे लघु इगुपद हो, 100% वो व्यंजन अंत वाली है, क्योंकि संभव ही नहीं है कि दो स्वर एक साथ आ जाएं। दो स्वर एक साथ आते तो कोई ना कोई संधि कार्य करना होता, इसलिए ये सारी की सारी हलंत होंगी। अब सुनो, जैसे पट धातु है, पट धातु से आपने ण्यत किया, ण्यत में क्या बचेगा, यह, पट प्लस यह। क्यों किया ण्यत, क्योंकि ये धातु कैसी है, हलंत है। अब यहां पे अधुपद है, ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आ, पट से क्या बन जाएगा, पाठ, आगे क्या है, यह, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बनेगा, पाठ्यम। पट से क्या बन जाएगा, पाठ्यम। अब आपके मन में शंका हो कि इधर भी तो यम हो रहा था, इधर भी यम हो रहा है, लेकिन आप चेक करो यहाँ पे पट से क्या बन गया, पाठ, पाठ बन गया ना। इसका मतलब एक के स्तर पे आ तो तभी हो सकता है जब वृद्धि काम हो, और वृद्धि काम कब होगा, जब ऋण की संज्ञा हो। तो इस आधार पे यहाँ पे प्रत्यय आपको कौन सा मानना होगा, ऋणित प्रत्यय ही मानना होगा। एक उदाहरण लिख लीजिएगा, नंबर 2 लिख करके, अधुपद धातु, नंबर 2 अधुपद धातु, अधुपद धातु, अधुपद धातु, ठीक है। अब इसमें एक रूप बना लीजिएगा, पठ प्लस ऋण्यत, पठ प्लस ऋण्यत, क्या बच जाएगा, पठ प्लस यह, वृद्धि कर लेंगे, पठ का क्या हो जाएगा, पाठ, पाठ यह, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा, पाठ्यम, पाठ्यम, पठ से पाठ्यम। क्लियर। अब ऐसे देखो आप, पठ से पाठ्यम बना, वैसे ही हस से क्या बन जाएगा, हास्यम, वद से वाद्यम, स्वद से स्वाद्यम, चल से चाल्यम, बद से बाध्यम, वह से वहाय्यम, दह से धाय्यम, और पत से पात्यम। ये जितने भी अधुपद धातुएं थी ना, सबके अंदर आपको क्या करना होगा, ऋण्यत प्रत्यय करना होगा, और एक के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी, आवृद्धि हो जाएगी। चलो अब आते हैं नंबर 3 की ओर। सुनो, नंबर 3 धातु कौन सी आ जाएगी बताओ, लघु इगुपद आ जाएंगी ना, लघु इगुपद। लघु इगुपद का मतलब क्या हुआ, ऐसी धातु जिसकी उपदा में रस्व ई उ रिल री हो। तो यहां पे कौन सा काम होगा बताओ, यथा प्राप्त गुण ही होगा ना, क्योंकि लघु इगुपद में तो हमने क्या बताया था, धातु आए वहां पर आपको क्या करना होगा, गुण कार्य ही करना होगा। केवल मृज धातु के आगे यण का प्रत्यय होता तो वहां पे क्या करते हम, वृद्धि करते, अन्यथा और कोई भी काम यहां पर नहीं होगा, गुण कार्य ही आपको करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे छिद धातु है, छिद धातु से आप हलंत है ना, हलंत है, व्यंजन अंत वाली है, तो ण्यत प्रत्यय करना होगा। छिद प्लस ण्यत, ण्यत में क्या शेष रहा, यह, छिद प्लस यह। अब यहां पर छिद को गुण क्या होगा, छेद, ई को गुण क्या हो गया, ए, क्या रूप बन जाएगा, छेद यह, छेद यह, और मिलाकर के लिखेंगे तो हमारे पास रूप क्या बन जाएगा, छेद्यम। छिद से क्या बन जाएगा, छेद्यम। बना लो ये नंबर 3 लिख करके, लघु इगुपद। लघु इगुपद में क्या बना लिया आपने, छेद्यम, गुण कार्य कर देंगे केवल। छिद प्लस ऋण्यत, छिद को गुण हो जाएगा छेद, छेद प्लस यह, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा, छेद्यम, छिद से छेद्यम। ठीक है। अब ऐसे देखो आप एक बार, छिद से छेद्यम, ऐसे भिद से भेद्यम, भिद से क्या बन जाएगा, भेद्यम। ऐसे लिह से लेह्यम, लिह का मतलब होता है चाटना, चाटने के अर्थ में लिह धातु होती है, और चाटने योग्य उसको हम क्या कहेंगे, लेह्यम। ऐसे लिख, लिख से क्या बन जाएगा, लेख्यम, लेख्यम का मतलब क्या हो गया, लिखने योग्य। पिस से पेश्यम, पिस का मतलब होता है पीसना, ऐसी कोई वस्तु जो पीसने योग्य हो उसको हम क्या कह देंगे, पेश्यम। ऐसे द्विष से द्वेश्यम, शिश से शेष्यम, दिह से धेयम, कुप से कोप्यम,
गुप से गोप्यम, लुप से लोप्यम, सुध से सोध्यम। अब देखो यहां पे ऊ था ना, ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ। एक ऊ का उदाहरण भी लिख लो आप यहीं पर, कुप प्लस ण्यत, इसी कॉलम के अंदर कुप प्लस ण्यत। अब कुप को गुण क्या हो जाएगा? कोप, कोप य, और मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा? कोप्यम। ऊ को गुण क्या हो गया? ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी प्रसंग थे, लेकिन आपने एक चीज नोट की, यहां पर ई उपदा वाला ले लिया और ऊ उपदा वाला ले लिया। री उपदा का उदाहरण यहां पर नहीं रखा ना, इसमें से री उपदा वाले प्रसंग को क्यप वाला प्रत्यय ले लेता है कि रुक जाओ, री उपदा वाली धातु से तो मेरे को क्या करना होगा? क्यप प्रत्यय करना होगा, इसलिए री वाला प्रसंग उधर लेंगे, री वाला प्रसंग यहां पर नहीं आएगा। देखो दूसरे प्रकार की धातु होगी अधुपद धातु। अधुपद में आपने पाठ्यम, चाल्यम इत्यादि बना दे, ऐसे ही एक रूप बन सकता है त्यज धातु ना, त्यज। त्यज से भी आप वही करेंगे नियत, ए को वृद्धि हो जाएगी आ, क्या बन जाएगा? त्यज से त्याज, और आगे यह क्या रूप बन जाएगा? त्याज्यम। कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ धातुओं से आपको धातु के अंत में जो च और ज है उसके स्थान पे क्या करना है? कै और गै करना है। तो यहां पे दो शब्द हैं, एक तो वच धातु का और एक है भुज धातु का। देखो इधर, वच धातु और भुज धातु से जब ण्यत प्रत्यय करेंगे, वच प्लस ण्यत और ऐसे भुज प्लस ण्यत, एक बार देख लो, यहां पे णैकित संज्ञा तैकित संज्ञा, अधुपद है, ए को वृद्धि क्या हो जाएगी? आ, तो वच से क्या बन गया? वाच, और आगे क्या है? यह। और इधर देखो लघु पद है, तो यहां तो गुण ही होगा, ऊ को गुण क्या होगा? ओ, भुज से भोज और आगे यह। अब सुनो, यहां पे विकल्प से एक बार तो कै होगा, कै होगा तो रूप क्या बन जाएगा? वाक्यम, और एक बार कै नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा? वाच्यम। अब इन दोनों में अर्थ का फर्क हो गया। वाक्य का मतलब तो हो गया शब्दों का समुदाय, शब्दों का समूह है। शब्दों के समूह को तो हम क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे आपने कहा ना वाक्य निर्माण, तो वाक्य निर्माण में आपने अलग अलग पदों को इकट्ठा करके वाक्य बनाया, तो वाक्यों का जो शब्दों का जो कलेक्शन है उसको तो आप क्या कहेंगे? वाक्य। और वाच्य का मतलब है कहने योग्य। जैसे आप ये कहो कि मेरे द्वारा सत्य कहना चाहिए, तो मया सत्यम वाच्यम, मेरे द्वारा सत्य कहना चाहिए, सत्यम वाच्यम। आपने देखा ना कर्तृवाच्यम, कर्ता कहना चाहिए, मतलब कर्ता उक्त हो। उक्त का मतलब भी क्या होता है? कहने योग्य तो होता है, वच धातु से तो बनता है उक्त, उक्त का मतलब कहा हुआ। तो आपने कहा ना कर्तृवाच्य, मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता कहा गया हो, ऐसे कर्म वाच्य जिसमें कर्म कहा गया हो, तो वो जो वाच्य बनता है। और वाच्य और वाक्य का फर्क ये हो गया, वाक्य का मतलब तो हुआ शब्दों का समुदाय, और वाच्य का मतलब हो गया कहने योग्य। इन दोनों के अंदर अर्थ धातु एक ही है, वच धातु ही है, और प्रत्यय भी एक ही है, ण्यत प्रत्यय है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो एक बात तो यहां पर आ गई वच धातु के प्रसंग में। ऐसे इधर भी देखो, जब आप एक बार जय के स्थान पे गय कर लें जब, तो रूप बन जाएगा भोग्यम, और जय का जय रखे तो रूप बनेगा भोज्यम। अब सुनो, इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसी कोई सामग्री जिसको हम खा सके, पी सकें, सामान्य तौर पर भौतिक रूप से जिसको हम खा सकें या पी सकें, ऐसी सामग्री को तो कहा जाता है भोज्य। मतलब जो खाद्य सामग्री है ना, उसको तो हम क्या कहेंगे? भोज्य। जैसे मान लो आप यहां पर रखे अपूप है, अपूप का मतलब हुआ पुआ। अब ये खाने योग्य है तो क्या रूप बनेगा? बताइए। भोज्य। क्या कहलाएगा? भोज्य। भोज्यम, भोज्य है, अपूप है, खाने योग्य पुआ। या फिर कोई भी वस्तु, जैसे मोदक है, अब मोदक खाने योग्य है ना, तो क्या रूप बनेगा? भोज्य है, मोदक है, खाने योग्य मोदक। लेकिन ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य हो, अखाद्य का मतलब जो कि खाने योग्य नहीं हो, तो ऐसी धातुओं को आप क्या रखेंगे? भोग्य। जैसे मान लो आप ये कहो कि कुर्सी, कुर्सी। अब कुर्सी खाने योग्य है या बिना खाने योग्य है? बिना खाने। कुर्सी को क्या कहोगे आप? भोग्य। वो कैसी सामग्री है? भोग्य।
आपका बिस्तर भोग्य सामग्री, आपका जैसे मान लो आपने घर में कोई भी सामग्री ऐसे यूज करने के लिए लगाई, जैसे एसी लगाया, पंखे लगाए, कुछ भी लगाया, टीवी लगाया, वो सामग्री कैसी होंगी? भोग्य। उनको नमक लगा के नहीं खाते हो, तो जो खाने योग्य सामग्री होगी उसको भोज्य कहेंगे। भोज्य है सूप है, खाने योग्य दाल, तो भोज्य। और जो खाने योग्य नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? भोग्य। ठीक है, अब बताओ देश, हम कहते हैं वो देश को खा गया, देश को खा गया, तो बताओ देश भोज्य है कि भोग्य है? भोग्य है। देश कोई खाने की वस्तु नहीं है, भोग्य है। ठीक है, आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, वो कैसी है? वीर भोग्या, भोज्या नहीं है, वीर भोग्या, क्योंकि वीर लोग ही उसका भोग कर सकते हैं। वीर लोगों के द्वारा भोग करने योग्य पृथ्वी उसी की है जो व्यक्ति वीर है, तो वीर भोग्या है, वीर भोज्या नहीं है। तो दोनों में फर्क हो गया, भोग और भोज दोनों में फर्क है। जिसको हम खा सकते हैं वो भोज्य सामग्री, और जिसको हम खा नहीं सकते वो भोग्य सामग्री। तो यद्यपि दोनों में प्रत्यय णेति होगा और दोनों के अंदर धातु वो भुजी होगी, लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से फर्क यहां पर हो गया है। ठीक है, भोज्यम जलम, भोज्यम दुग्धम, भोज्यम सर्पी, सर्पी का मतलब घी, भोज्यम घृतम, खा सकते तो भोज्य रहेगा। और बाकी भोग्यम कंबलम, अब कंबल खाने की थोड़ी चीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भोग्यम। भोग्यम आसनम, भोग्यम रहेगा। भोग्यम भवनम, भोग्य रहेगा। जिसको खाया नहीं जा सके वो भोग्य सामग्री, और जिसको खा सके वो कैसी होगी? भोज्य सामग्री। आ जाइए, इसमें लिखो नीचे नोट नंबर 1, इसी में ण्यत्व वाले कॉलम के अंदर ही हमारे पास लास्ट में हमने जो इगुपद धातु में ई और उ उपदा वाले प्रसंग थे वो रख लिए थे। इसी में नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1 लिख करके इसी कॉलम में कंटिन्यूस चलते रहेंगे, कॉलम चेंज नहीं करना है, पड़ोसी के खेत में नहीं घुसना है। वच प्लस ण्यत्व, नंबर 1 लिख करके वच प्लस ण्यत्व, वच प्लस ण्यत्व, वच को वृद्धि कर लीजिएगा वाच, वाच प्लस यह, वाच प्लस यह। अब एक बार कै होगा, एक बार कै नहीं होगा। नंबर 1 कर लीजिएगा वाक्यम, वाक्यम। और वाक्यम का इसका जो अर्थ है वो भी ब्रैकेट में लिख लेंगे या नीचे लिख लेंगे। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? शब्दों का समूह है। वाक्य, शब्दों के समुदाय को तो हम क्या कहेंगे? वाक्य। शब्दों का समूह है वाक्य। ठीक है, शब्दों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वाक्य। और दूसरा कर लीजिएगा वाच्यम, वाच्यम। वाच्यम का मतलब क्या हो गया? कहने योग्य। मतलब शब्दों के समुदाय में तो वाक्य रहेगा, बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा? वाच्य। दूसरा कर लीजिएगा वाच्यम, वाच्यम के ब्रैकेट में लीजिएगा कहने योग्य। क्लियर? अब समझ में आ गया? वाक्य और वाच्य दोनों धातु तो एक ही है, प्रत्यय भी एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। आ जाइए नोट नंबर 2, नोट नंबर, घबराओ मत, उधर वाले कॉलम्स को भी बराबर कर देंगे। आप ये सोचो आगे आधा पेज तो हमारा खराब ही कर देते इंडेक्सों के चक्रों में, ऐसा नहीं है। भुज धातु से ण्यथ, भुज प्लस ण्यथ, नोट नंबर 2। भुज को गुण क्या करेंगे? भोज, भोज प्लस यह, भोज प्लस यह, भोज प्लस यह, भोज प्लस यह, भोज प्लस यह। बताओ एक रूप तो क्या बनेगा? भोग्यम, भोग्यम। और एक क्या बन जाएगा? भोज्यम। तो भोग्यम था ना, जिसके ब्रैकेट में कर सकते हो आप अखाद्य, जिसको खाया नहीं जा सके। और दूसरे में कर लीजिए भोज्यम, जिसको हम खा सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास विशेष प्रकरण आ गए। व्यंजन अंत वाली धातुओं में कौन कौन सी आ गई? अधुपद आ गई, अधुपद में आपने ए को वृद्धि आ कर दिया। और इगंत लघु इगुपद आ गई, जिसमें ई और उ वाला प्रकरण आया केवल, उनको आपने यथा प्राप्त गुण कार्य कर दिया है।
अब व्यंजन अंत वाली तो और भी धातुएं हैं ना, और धातुओं के प्रसंग में भी आपको यही ण्यत प्रत्यय करना होगा। जैसे मैं रख रहा हूं शेष धातु, देखो इधर शेष धातु, ये नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने रिकारांत लिया, दूसरा लघु इगु पद में लिया, और ये तीसरा प्रकार कौन सा आ जाएगा, शेष धातु। इधर देखो चिंत धातु है ना, चिंत धातु, ईक्ष धातु, सिक्स धातु, भिक्ष धातु, रक्ष धातु, भक्ष धातु। इधर देखो कहीं पर भी नहीं आती ना, न तो इगंत में है न लघु इगु पद में है, कहीं पर भी नहीं है, और सब हलंत है। सब में आपको कौन सा प्रत्यय करना पड़ेगा, ण्यत। ण्यत में क्या बच जाएगा, सब में यह बचेगा, और इसमें कोई काम नहीं होगा, केवल यह जोड़ दें आगे, चिंत के आगे यह जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा, चिंत्यम। इक्ष से आगे यह जोड़ेंगे, क्या रूप बन जाएगा, ईक्षम। सिक्स से आगे यह जोड़ेंगे, शिक्षम। ऐसे भिक्ष के आगे यह जोड़ेंगे, क्या रूप बन जाएगा, भिक्षम। और रक्ष के आगे यह जोड़ेंगे, रक्षम, रक्षा करने योग्य। और भक्ष के आगे यह जोड़ेंगे, भक्षम। और अभी मैं एक धातु ले रहा था ना, खाद, खाद, खाद भी कोई भी जगह नहीं आता, तो यह जोड़ देंगे सीधे तौर पर, क्या रूप बन जाएगा, खाद्यम। आप द और यह को मिलाकर के ऐसे कर सकते हैं ना, खाद्यम। लास्ट में शेष धातु लिख करके ऐसे सीधा बना लो। अब बाकी जितनी भी व्यंजन अंत वाली है सब आ जाएंगी यहां पर। तो चाहो तो जितनी आपके पास जगह है पेज के अंदर उतना ही कर लीजिएगा, इसी में ण्यत वाले कॉलम में ही। जगह कम हो तो शॉर्ट में कर लीजिएगा, समझने योग्य बाकी सारी धातु आ जाएंगी यहां पर। आपके कॉपी के अंदर करना है। चिंत से चिंत्यम, ईक्ष से ईक्ष्यम, सिक्ष से शिक्षम, भिक्ष से भिक्षम, रक्ष से रक्षम, भक्ष से भक्ष्यम, खाद से खाद्यम। ठीक है, तो ये इस प्रत्यय में रिकारांत धातुएं आ गई और व्यंजन अंत वाली धातुएं आ गई। अब ये जो ण्यत प्रत्यय वाला जो कॉलम था वो हमारा संपूर्ण हुआ। ठीक है, अब वापस आ जाइए किसकी ओर, यत की ओर। दोनों में लड़ाई चल रही थी ना, इसने कहा कि सारी की सारी गायें मेरी हैं, लेकिन इसने क्या कहते, जो री वाली गाय है ना वो तो मैं लूंगा, और ये सारी भैंसें हैं ना ये भैंसें मेरी हैं। तो ये भी कहता है कि तूने मेरी गायें ली तो मैं भी तो भैंसें लूंगा। तो वो क्या कहता है कि व्यंजन अंत वाली धातुओं से आपने ण्यत प्रत्यय किया ना, उसमें से मैं कुछ छांट रहा हूं। यत वाला प्रसंग कह रहा है वापस, क्या कहता है सुनो, पो रदुपधात, ये क्या कहता है, ऐसी कोई धातु जिसके अंत में पवर्ग हो। पवर्ग का मतलब क्या हुआ, पै फै बै भै मैं, इन पांचों में से कोई हो, और साथ में वो धातु कैसी हो, अधुपद हो। उसकी उपधा में क्या हो, रस्व ए, मतलब क्या हुआ, सेकंड लास्ट तो रस्व ए चाहिए, और लास्ट में पै फै बै भै मैं। देखो इधर जैसे जब धातु है ना, देखो आपने अधुपद में जब धातु को नहीं लिखा हमने यहां पर, ण्यत में नहीं लिखा। अब जब धातु से यत करेंगे, यत में क्या बच जाएगा, यह। अब फायदा क्या हुआ, सीधे तौर पर यह लिख देंगे, रूप क्या बन जाएगा, जप्यम। यदि इससे आप ण्यत प्रत्यय करते तो जय को क्या वृद्धि करनी पड़ती, जा, और रूप क्या बनता, जाप्यम। लेकिन ऐसी धातु जिसके अंत में पवर्ग है, यद्यपि व्यंजन अंत वाली है और उपदा में ए है, उनसे आपको यत प्रत्यय करना होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे दूसरे नंबर पे देखा है, सप से सप्यम, तप से तप्यम, लभ, लभ के अंत में क्या आ गया, भय आ गया ना। इसी कॉलम में यत वाले कॉलम के अंदर नंबर 2 देखो,
लब से लभ्यम, रब से रभ्यम, नम से नम्यम, रम से रम्यम, गम से गम्यम, जप से जप्यम। यदि यहां पर यह काम नहीं होता तो यहां पे सब में ए को वृद्धि क्या करनी पड़ती? आ। यदि इधर आता ना तो यह करना पड़ता, लेकिन आप सब में चेक करो, सबके अंत में क्या है? पै भै मै, पवर्ग के है ना, और उपदा में ए भी है, उपदा में ए भी है और अंत में पवर्ग भी है, तो उनसे आपको यत प्रत्यय ही करना होगा। वापस आ जाइए यत वाले कॉलम में। एक नंबर हमने लिख लिया था, अचोयत लिख लिया था। अब नंबर 2 कर लीजिएगा। कौन से कॉलम में? पहले कॉलम के अंदर, यत वाले कॉलम में। पार्किंग सही जगह करना। नंबर 2 इधर वाले कॉलम में आ जाइए। पोरदुपधात, 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 पोरदुपधात। देखो, ऐसी धातु, ऐसी धातु, ऐसी धातु जिसके अंत में, ऐसी धातु जिसके अंत में, जिसके अंत में पवर्ग, पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन सा आया? पै फै बै भै मै, ब्रैकेट में कर लो। ऐसी धातु जिसके अंत में पवर्ग, पै फै बै भै मै, तथा, ऐसी धातु जिसके अंत में पवर्ग तथा उपधा में, उपधा में रस्व ए हो, उपधा में रस्व ए हो, उपधा में रस्व ए हो। कौन कौन से हो गए? ऐसी धातु जिसके अंत में तो पवर्ग और उपधा में क्या हो? रस्व ए हो, कोमा, से यत प्रत्यय होता है, से यत प्रत्यय होता है, से यत प्रत्यय होता है। से क्यों लिखा है? मतलब ऐसी धातु से, कैसी धातु से? जिसके अंत में तो पवर्ग हो और सेकंड लास्ट क्या हो? ह्रस्व ए हो, उससे आपको क्या करेंगे? यत प्रत्यय। दोनों में फर्क समझ में आ गया? यदि ण्यत करते तो वृद्धि करनी पड़ती, लेकिन आपने देखा यहां पे तो वृद्धि नहीं हो रही। जप्य, त्रप्य, लभ्य, गम्य, नम्य, वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब कौन सा प्रत्यय? यत। अब आप खुद माइंड लगा लो, यदि यहां पे ण्यत का ऑप्शन भी आए और यत का ऑप्शन आए, आप सोचो यदि ण्यत होता तो वृद्धि करनी होती। अब उदाहरण लिख लीजिएगा, जप से लिख लीजिएगा, जप प्लस यत, जप प्लस यत, जप प्लस यत, क्या रूप बन जाएगा? जप्यम, जप्यम। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे रूप बन जाएंगे। जप से जप्यम, ऐसे ही सब से क्या बन जाएगा? सप्यम, ऐसे तप से तप्यम, लब से लभ्यम, रम से रम्यम, रभ्यम, नम से नम्यम। एक गम का और लिख लीजिएगा, प्रसिद्ध रहा है, गम्य। गम्य का मतलब जाने योग्य। गम प्लस यत क्या रूप बन जाएगा? गम्यम, गम प्लस यत गम्यम, गम प्लस यत गम्यम। तो हमारे पास पहले तो आ गया स्वरंत वाली धातुएं, और दूसरा प्रसंग आ गया कौन सा? पवर्गंत वाली धातु जिसकी उपदा में रस्व ए था। और लास्ट में तीसरा प्रसंग और ले रहे हैं, 4 धातुएं, एक तो गद, एक मद, एक सक और एक सह। इन 4 धातुओं से भी आपको सीधे तौर पर याद रखना होगा, इन 4 धातुओं से भी आपको यत प्रत्यय करना होगा। तो बताओ, गद से यत करेंगे तो क्या बनेगा? गद्यम, क्या रूप बन जाएगा? गद्यम। मद से करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? मध्यम। और सक से करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? सक्यम, सक्यम। सक का मतलब संभव, जो संभव हो, संभव योग्य, क्या कहलाएगा? सक्य। और सह, सह का मतलब होता है सहन करना, जो सहन करने योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे? सह्यम। मतलब ये 4 धातुएं और आ गई। नंबर 3 लिख लीजिएगा, गद, मद, सक और सह। गद, मद, सक और सह, सक और सह, सक और सह।
धातु से धातु से भी धातु से भी यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय होता है तो गद से क्या बन जाएगा? गद्यम। ऐसे बना लो चारों के चारों, मतलब ये चारों धातु हलन थी होने को तो, लेकिन हमने वहां पर नहीं लिया। अब आप खुद देख सकते हो परीक्षा में आ जाए गद्य, तो आप माइंड लगाओ, अंत में यह तो आया लेकिन वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब नियत नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय है। गद प्लस यत गद्यम, मद प्लस यत मध्यम। और सक, सारे हलन पे ये सक प्लस यत क्या रो बन जाएगा? शक्यम। और सह प्लस यत सह्यम। और नंबर 4 और कर लीजिएगा, हन प्लस यत। हन धातु से जब यत प्रत्यय करते ना तो हन के स्थान पे वद आदेश भी हो जाता है और हन से बनेगा वद्य है, वध्यम। नंबर 4 सीधा लिख लीजिएगा, केवल हन प्लस यत, हन प्लस यत, हन प्लस यत क्या रूप बन जाएगा? वध्यम। हन के स्थान पे वद आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 4 कॉलम हो गए। मतलब ये हुआ स्वर अंत वालों में से उसने तो केवल री को लिया था, व्यंजन अंत वालों में से इसने 3 प्रकरण ले लिए। इन धातुओं में आपको यत प्रत्यय करना होगा। तो सबसे पहले ये 2 बड़े भाई थे ना, यत और ण्यत, इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी तक, ये इनका ही बंटवारा हुआ। तीसरा छोटा बेटा बेचारा देख रहा है खड़े खड़े कि कब मेरा नंबर आए। तो बांट लिया सबने, स्वर अंत वाली को बांट लिया, व्यंजन अंत वाली को बांट लिया। स्वर वाले में से इसने री को ले लिया और व्यंजन अंत वालों में से इसने इनको अलग से ले लिया। अब वो क्या छोटा है, छोटा बेटा है बेचारा, कहता है मेरे को तो ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो गाय चाहिए और कुछ भैंस चाहिए। वो दोनों में से छांटेगा, मतलब स्वरों में से भी छांटना है और व्यंजन अंत वाले में से छांटना है। लेकिन मेरा तो ज्यादा वो काम नहीं है, छोटा ही काम है, इसलिए कौन कौन सी धातुएं हैं सुनो। वो क्या कहता है, 2 धातु तो सीधे तौर पर बताता है कि एक तो स्तु धातु और एक है सास धातु। स्तु और सास धातु, स्तु के अंत में स्वर था, नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था? यत। जैसे भू से भव्य, हु से हव्य बनाया। सास धातु के अंत में व्यंजन था, नियमानुसार तो ण्यत होना चाहिए था, लेकिन इनसे क्यप करेंगे। जैसे मान लो स्तु धातु है, स्तु धातु से क्यप करेंगे, क्यप में क्या बचेगा? यह। स्तु प्लस यह। अब मैंने आपको बताया था कैकित संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ? इसको गुण नहीं होगा, स्तु का स्तु रहेगा, जबकि हु को तो गुण क्या हुआ था? हो हुआ था ना, यहां पे गुण नहीं होगा। और पैकित संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ? अंत में रस्व स्वर हो तो किसका आगम हो जाएगा? तुक का आगम। और रूप क्या बनेगा? स्तुत्य। स्तुत्य का मतलब हो गया जिसकी स्तुति की जाए। तो सामान्य तौर पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग की स्तुति की जाती है, तो चाहो तो आप पुल्लिंग में बना लो, चाहो आप स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बनाना चाहो तो क्या रूप बन जाएगा? स्तुत्यम, मतलब जिसकी स्तुति की जाए। लेकिन सामान्य तौर पर पुल्लिंग में प्रयोग लाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कर लेंगे? स्तुत्य है। स्तुत्य है गुरु, स्तुति करने योग्य गुरु। ऐसी दूसरी धातु है सास धातु। सास धातु से जब हम क्यप प्रत्यय करेंगे, क्यप में बचेगा यह, सास यह। यहां पे 2 काम होंगे, एक तो आ के स्थान पर ई होगा और स के स्थान पे मूर्धन्य स होगा और रूप बनेगा शिष्य। इसको सीधे तौर पर याद रखना है, शिष्य के अंदर आपको सास धातु से क्यप प्रत्यय करना होगा। मतलब सास से क्यप करेंगे तो रूप क्या बनेगा? शिष्य है। सास का मतलब होता है अनुशासन करना और शिष्य का मतलब हो जाएगा अनुशासन करने योग्य, अनुशासित करने योग्य। ऐसा कोई बालक जिसको हम अनुशासित कर सकें वही क्या कहलाएगा? शिष्य कहलाएगा। सास धातु से क्या प्रत्यय में क्या बन जाएगा? शिष्य। अब यद्यपि ई उपदा में तो हो गया था, लेकिन गुण कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है? कैकित संज्ञा वाला प्रत्यय है। नंबर 1 तो ये आता है। नंबर 2 आपको ध्यान हो, इधर हम जब लघु गुपद रख रहे थे,
ई और ऊ के उदाहरण तो ले लिए थे। ऐसी कोई धातु जिसकी उपधा में ह्रस्व री हो, ह्रस्व री उपधा वाली धातु से भी आपको क्यप प्रत्यय करना होगा। जैसे मान लो देखो नृत्य धातु है, नृत्य धातु से क्यप करेंगे, नृत्य की उपधा में क्या है, री है ना, और क्या बन जाएगा, यह बचेगा, नृत्य प्लस यह क्या रूप बन जाएगा, नृत्य, क्या रूप बन जाएगा, नृत्यम। आप कल्पना करो यहां पे गुण कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे कैकित संज्ञा वाला प्रत्यय नृ का नृ रहा और रूप क्या बन जाएगा, नृत्यम। यदि यहां पे ण्यत प्रत्यय करते ना तो गुण कार्य करना पड़ता और रूप क्या बनता, नर्त्यम बनता। ऐसे नृत्य से नृत्यम आप देख सकते हो। दूसरा, दृश्य से दृश्यम, सृज से सृज्यम, कृत से कृत्यम, वृद्ध से वृद्ध्यम, वृत्त से वृत्यम। ये सारी धातुएं कैसी हैं, जिसकी उपधा के अंदर क्या है, री है। तो नियमानुसार तो इनमें क्या होना चाहिए था, नियमानुसार तो ण्यत होकर के गुण कार्य होता, लेकिन क्यप करने का फायदा हुआ, इनमें गुण वृद्धि का काम नहीं होगा। तो दूसरे प्रकार की धातुएं ये आ जाएंगी हमारे पास। लिखो कैप वाले कॉलम में नंबर वन स्तु और सास धातु से, नंबर वन स्तु और सास धातु से, स्तु और सास धातु से क्यप प्रत्यय होता है। स्तु और सास धातु से क्यप प्रत्यय होता है। स्तु और सास धातु से क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा बताओ, दोनों को बना लीजिएगा, स्तु प्लस क्यप, क्या रूप बन जाएगा, स्तुत्यः, स्तुत्यः, स्तुत्यः। स्तुत्यः। और सास से क्या बन जाएगा, सास प्लस क्यप, क्या रूप बन जाएगा, शिष्यः। मैंने पुल्लिंग में से लिया इनको, आप चाहो तो नपुंसक भी बना सकते थे। जैसे शिष्यः पुल्लिंग का, जैसे राम है शिष्यः अस्ति, सीता शिष्या अस्ति और मित्रम शिष्यम अस्ति। ऐसे स्तुत्य में भी राम है स्तुत्यः अस्ति, राम स्तुति के योग्य है, सीता स्तुत्या अस्ति और मित्रम स्तुत्यम अस्ति, तीनों लिंगों में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सी धातु आ गई, सास और स्तु धातु, एक स्वरंत वाली थी, एक व्यंजनंत वाली। अब नंबर दो, ह्रस्व री उपधा वाली धातु, ह्रस्व री उपधा वाली धातु, ह्रस्व री उपधा वाली धातु से भी, ह्रस्व री उपधा वाली धातु से भी क्यप प्रत्यय होगा, क्यप प्रत्यय होगा, क्यप प्रत्यय होगा। ह्रस्व री उपधा वाली धातु से भी क्या होगा, क्यप। अब मान लो परीक्षा में आ गया, आपके पास नृत्य लिखा हुआ आ गया, अब आपके कंफ्यूजन हुआ, यह तो है लेकिन कौन सा है। अब आप कल्पना कर लो, यदि यत होता तो भी गुण करना पड़ता और ण्यत होता तो भी गुण करना पड़ता, लेकिन आप सोचो नृत्य का नृत्य रह गया, इसका मतलब गुण का निषेध हो गया। और गुण का निषेध तो कब होता है, जब कैकित संज्ञा वाला प्रत्यय हो। इसलिए यहां पे प्रत्यय कौन सा करेंगे आप, क्या प्रत्यय। ह्रस्व री उपधा वाली धातु से क्या प्रत्यय होता है, एक बना लीजिएगा, नृत्य प्लस क्यप, नृत्य प्लस क्यप, नृत्य प्लस क्यप, क्या रूप बन जाएगा, नृत्यम। ठीक है, तो ऐसे बाकी और आपने देखिए, सृज से सृज्यम, दृश्य से दृश्यम, कृत्य से कृत्यम इत्यादि रूप यहां पर बना सकते हैं। नंबर 3 देखो एक बार, स्तु हो गया, ह्रस्व रीकार उपधा वाली बात हो गई, स्तु सास हो गए। अब देखो इधर, क्री धातु, वृष धातु और मृज धातु, ये 3 धातुएं ऐसी हैं, इनसे आप विकल्प से, नियमानुसार तो देखो दोनों के अंत में व्यंजन था, ण्यत होना चाहिए था,
इसके अंत में री था, ण्यत होना चाहिए था। इन तीनों से विकल्प से क्यप होगा, एक बार क्यप होगा, एक बार ण्यत होगा। चलो पहले क्यप करते हैं। जैसे क्री धातु से मान लो आपने क्यप किया, क्री प्लस क्यप, क्यप में क्या बचा, यह। अब कैकित संज्ञा हो गई ना, तो यहां पे गुण का काम, वृद्धि का काम नहीं हो सकता, लेकिन रस्व स्वर अंत में है तो क्या रूप बन जाएगा, तय होकर के क्या रूप बन जाएगा, कृत्यम। कृत्य का मतलब क्या हो गया, करने योग्य। ठीक है, इसी प्रकार से जब ण्यत होगा तो क्री प्लस ण्यत, अब री को वृद्धि हो सकती है ना, क्री प्लस यह, क्री को वृद्धि क्या हो जाएगी, कार, और रूप क्या बन जाएगा, कार्यम। तो एक रूप तो क्या बन गया, कृत्यम, और दूसरा क्या बन गया, कार्यम। तो चाहे कृत्य कह दो चाहे कार्य कह दो, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, करने योग्य। आपने संविधान में पढ़ा होगा ना, राष्ट्रपति के कार्य या फिर राष्ट्रपति के कृत्य, कृत्य कह दो चाहे कार्य कह दो, अर्थ तो एक ही है, लेकिन कृत्य में क्यप प्रत्यय है, तुक आ गया ना, और कार्य में ण्यत प्रत्यय वृद्धि कार्य हो गया, री को वृद्धि क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो, वृष धातु, वृष धातु से मान लो आपने क्यप प्रत्यय किया, वृष प्लस यह, अब क्यप प्रत्यय है ना, अब इसके अंदर ह्रस्व स्वर नहीं है तो तुक का आगम नहीं होगा, तो यहां पे सीधा बन जाएगा गुण का निषेध होकर के वृष्य, वृष्यम। लेकिन जब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो वृष प्लस ण्यत, अब बताओ ण्यत में क्या बचा, यह। अब ये तो लघु युगपद है ना, गुणकारी हो जाएगा, री को गुण क्या होगा, अर, और रूप क्या बन जाएगा, वर्ष्यम। तो दूसरा रूप क्या बन गया, वर्ष्यम। ण्यत में क्या बन जाएगा, वर्ष्यम। अब तीसरी धातु कौन सी है, मृज। अब देखो मृज धातु से आपने पहले तो कर लेते हैं कौन सा प्रत्यय, क्यप। नंबर 3 पर मृज धातु, मृज धातु से पहले करते हैं क्यप, क्यप में क्या बचेगा, यह, मृज प्लस यह। अब कैकित संज्ञा वाला प्रसंग है तो यहां पे गुण कार्य नहीं होगा और रूप क्या बन जाएगा, मृज्यम। एक तो ये बन गया, लेकिन जब ण्यत करें मृज प्लस ण्यत, अब देखो ण्यकित संज्ञा वाला है ना, मृज प्लस यह। आपको मैंने बताया था यहां पर जब आपके पास ण्यकित संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो मृज धातु से, तो यहां पर आपको वृद्धि करनी होगी, मृज को वृद्धि क्या होगी, मार्ज, और ण्यत प्रत्यय के प्रसंग में जय के स्थान पे गै भी हो जाता है और रूप क्या बनेगा, मार्ग्य। इस प्रकार से दोनों में फर्क हो गया, दो दो रूप यहां पर बनेंगे। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, क्री वृष और मृज धातु से, क्री वृष और मृज धातु से, क्री वृष और मृज धातु से क्री वृष और मृज धातु से विकल्प से, विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है, विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है। मतलब एक बार तो क्या होगा, क्यप, विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है, ण्यत प्रत्यय होकर दूसरा रूप भी बनेगा, ण्यत प्रत्यय होकर, ण्यत प्रत्यय होकर दूसरा रूप भी बनेगा। मतलब विकल्प से तो क्यप हुआ और एक बार ण्यत तो प्राप्त था सीधे सीधे, वो भी होगा, एक बार क्यप का रूप और एक बार ण्यत का रूप। ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे क्री का लिखो एक बार तो क्यप में और एक बार ण्यत में। एक बार तो कृत्यम बन गया, एक बार ण्यत में करेंगे तो कार्यम बन जाएगा, कृत्यम कार्यम। ऐसे ही वृष धातु से क्या करेंगे तो वृश्यम, षटकोण वाला से है,
और ऋणयत करेंगे तो वर्ष्यम, गुणकारी भी हो जाएगा। ये कृत्य वाला और मृत धातु वाला ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और मृज धातु से क्यप करेंगे तो मृज्यम और ऋण्यत करेंगे तो मार्ग्यम। ये भी नपुंसकलिंग में कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहे आपको, सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इससे संबंधित प्रकरण थे, तीसरा प्रकरण हमने रखा स्तु धातु से संबंधित, सास से संबंधित, ह्रस्वरी उपधा से संबंधित, और अंत में तीन धातु का प्रकरण यहां पर आ गया। मृज धातु से मृज्यम और मार्ग्यम। मार्ग्य में क्यों हुआ? क्योंकि री को वृद्धि भी हो गई, आर और कुत्वकारी भी हो गया, जय के स्थान पे क्या हो गया? गय, दोनों काम हो गए। अब सुनो, यहां पर क्यप के प्रसंग में ही एक धातु आती है हन। हन धातु से क्यप प्रत्यय होगा, क्यप में बचेगा य, और एक काम होगा यहां पर न के स्थान पे तय आदेश भी होगा, और हन से क्या बन गया? हत्य। और ये जो रूप बनेगा नित्य रूप से स्त्रीलिंग में बनेगा, तो आकारांत करके रूप क्या बन जाएगा? हत्या। तो हत्या में मूल धातु क्या है? हन धातु और क्यप प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? क्यप प्रत्यय है। रूप क्या बन गया? हत्या। और एक धातु है खन धातु। खन धातु से भी आपको क्यप प्रत्यय करना होता है, लेकिन साथ में दो काम करने होंगे। एक तो क्यप प्रत्यय किया, और न के स्थान पर ई आदेश भी करते हैं, ख ई य। अब ए और ई में गुण हो जाएगा संधि के दृष्टिकोण से खे, और आगे क्या? य, क्या रूप बनेगा? खेयम। अब आप ये कहो कि कै की संज्ञा वाला आ गया, आपने गुण कैसे कर दिया? वास्तव में ये गुण हमने ये धातु वाला नहीं किया, गुण संधि वाला किया था। ए और ई वाला काम किया है, ए और ई के स्थान पर ए हुआ है। गुण संधि के अंदर हमने कित का निषेध नहीं बताया था, कै की संज्ञा का निषेध नहीं बताया था। यहाँ पे गुण संधि वाला कार्य हुआ है। तो दो शब्दों को लिखेंगे, हत्या और खेयम को। नंबर 4 लिख लीजिएगा, फिर कंप्लीट कर देंगे, आपकी हत्या नहीं होगी। हन धातु से, हन धातु से क्यप प्रत्यय, हन धातु से क्यप प्रत्यय, हन धातु से क्यप प्रत्यय तथा तथा न के स्थान पर, तथा न के स्थान पर, तथा न के स्थान पर तय आदेश होकर, तथा न के स्थान पर न हलंत, न के स्थान पर तय, तय भी हलंत, न के स्थान पर तय आदेश होकर हत्या रूप बनेगा। हत्या रूप बनेगा, न के स्थान पर तय आदेश होकर हत्या रूप बनेगा। सीधा बस काम कंप्लीट। हन धातु से क्या बन जाएगा? क्यप में हत्या। और नंबर 5, खन धातु से, नंबर 5, खन धातु से, खन धातु से क्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय तथा, खन धातु से क्यप प्रत्यय तथा न के स्थान पर ई आदेश भी होगा, न के स्थान पर ई आदेश भी होगा, न के स्थान पर ई आदेश भी होगा।
गुणकार्य होकर गुणकार्य होकर गुणकार्य होकर खेयम रूप बनेगा। गुणकार्य होकर खेयम रूप बनेगा। ए और ई में गुण हो जाएगा ए। कौन सा गुण? आद गुणे वाला, जो संधि वाला था ना, वो खेयम। इस प्रकार से कैप वाला तो बेचारा छोटा सा आदमी था, स्तूर सास को लिया, हन और खन को लिया, और बीच में री उपदा वाली धातुएं थी उनको लिया है, बस छोटा सा प्रकरण रखा है। तो ये हमारे 3 प्रत्यय थे। मैंने इसके ऊपर इसलिए इतना फोकस इसलिए किया है, ज्यादातर संभावना है कि वाक्य प्रयोग के दौरान इनमें से कोई एक पूछा जाए, और यदि एक पूछ लिया गया अंत में यह वाला प्रकरण, तो इनमें से कोई एक प्रत्यय होगा। इसी के साथ ये जो तीनों के तीनों प्रत्यय थे, इनकी प्रक्रिया संपूर्ण होती है, और आपका जो इंडेक्स है जितना भी, उसको क्लोज कर लीजिएगा। काम कंप्लीट हो गया इनका। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। हमारे प्रत्ययों के प्रसंग में आगामी 2 प्रत्यय हम रख रहे हैं। एक तो प्रत्यय है सत्री और एक प्रत्यय है सानच। इनमें आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बारे में अनुवाद के दौरान हम बता चुके थे आपको। जब क्रिया विशेषण की बात आ रही थी तो वहां पर विभिन्न वाक्य प्रयोगों के माध्यम से भी हम देख चुके थे। अब उसी बात को मैं रिवाइज कर रहा हूं। आपको वहां पर बताया था मैंने, हुआ हुई के अर्थ में जो क्रिया विशेषण के रूप में होते हैं ना, पढ़ता हुआ बालक जाता है, तो वहां पे जो हुआ हुई की बात चल रही थी, उस अर्थ में सत्री और सानच प्रत्यय हुए थे। परस्मयी पदी धातुओं से सत्री प्रत्यय और आत्मनेयी पदी धातुओं से कौन सा प्रत्यय हुआ था? सानच प्रत्यय हुआ था। मैंने आपको वहां पर रूप बताया था। सत्री वाले रूप के अंदर अंत में आपने अन दिख रहा था ना, जैसे पठन, लिखन, हसन इत्यादि, और उसके शब्द रूप भी बताए थे, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः इत्यादि। अब इसका रूप कैसे बनाया जाएगा, वो रूपों की प्रक्रिया देख लीजिएगा। सबसे पहले सत्री प्रत्यय से रूप बनाने का जो सामान्य नियम है, इसको देखो। यदि सत्री प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में रूप बनाना हो तो आपको एक काम करना होगा, उस धातु के बहुवचन के रूप में, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में जो अंति है ना, अंति में से ती को हटा करके आपको क्या बना लेंगे? रूप बना लेंगे। जैसे आप देख सकते हो, पट से क्या बना था? पठंती। पठंती में से ती हटा दिया तो रूप क्या बन गया पुल्लिंग के अंदर? पठन। लिख से क्या बन गया? लिखन। क्रीड से क्रीडंती बन रहा था, क्रीडन। ऐसे आप एक एक धातु को बोल करके क्रमशः चलेंगे। लेकिन इसमें एक बात आती है, जिन धातुओं के अंत में अंति है, अंति वाली धातुओं के अंदर तो आप ती को हटा करके रूप बना लेंगे, लेकिन ऐसी धातुएं जिसके अंत में अंति ना होकर के केवल ती है, जैसे आपको जानो दा धातु का रूप बना ददाती, दत्त है, ददती, तो वहां पे तो अंति नहीं है, केवल ददती है। तो ऐसे प्रसंगों में केवल आप ई को हटाएंगे। मतलब ये हुआ, बहुवचन के प्रसंग में जिन धातुओं में अंति है, अंति वालों में तो ती को हटा लेंगे, लेकिन ऐसी धातुएं जिसमें केवल ती है, उन ती वाली धातुओं में से ई को हटाएंगे तो यहां तो लास्ट में न दिखाई देगा और वहां पर क्या दिखाई देगा? तय। जैसे मैं एक एक धातु का प्रकरण यहां पर लेकर के चल रहा हूं, आपको बोलना भी है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, एक वचन बहुवचन का रूप दिया हुआ है। मध्यम पुरुष का रूप भी आप इसी प्रकार से बोल सकते थे। जैसे पट धातु से बोलो, पट से क्या बना? पठती, पठतः, पठंती। अंति हटा देंगे, ती, क्या रूप बन गया? पठन। लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखन। क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती, क्रीडन। हरति, हरतः, हरन्ति, हरन। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठन। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यन। वदति, वदतः, वदन्ति, वदन। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षन। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छन। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुर्वन्। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्। स्नाति, स्नातः, स्नान्ति, स्नान। चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति, चिन्वन्। आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनुवन्। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानन्।
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणन् हन्ति हतः घ्नन्ति घ्नन् अस्ति स्तः सन्ति सन् शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नुवन् स्वीकरोति स्वीकुरुतः स्वीकुर्वन्ति स्वीकुर्वन् और रोदिति रुदतः रुदन्ति रुदन्। तो यहां पे सभी जगह आपको द्विवचन का तो कोई मतलब नहीं था, बहुवचन के रूप में जो अंति दिख रहा है ना, अंति के रूप में से आपको क्या करना होगा, ती को हटाना होगा। लेकिन नीचे देखो हम 4 धातुएं ऐसी लेके आए हैं जिनके बहुवचन के रूप में देखो ददति ददति जुवति बिब्यति, इन चारों के अंत में अंति नहीं है ना। अब अंति नहीं होगा तो इनमें केवल ई को हटाएंगे। तो देखो ददत से क्या बना, ददती से ददत, दधति से दधत, जुवती से जुवत और बिब्यति से बिब्यत। मतलब ऐसी कोई धातु जिसके अंत में अंति हो, अंति वाले में तो ती हटाएंगे और जिसमें केवल ती हो उसमें केवल आपको ई हटाना होगा। तो पहला काम तो आपको पुल्लिंग के रूप बनाने के लिए मैं पूरी प्रक्रिया पहले भी बता चुका, रिवाइज कर रहा हूं। अंति वाले रूप में से तो ती को हटा देंगे और जिसमें ती है न नहीं है उसमें से केवल आपको ई को हटाना होगा। पहला काम तो ये हुआ पुल्लिंग के अंदर। और इन सब का रूप आपको मैं बता चुका, गच्छन का रूप चला था ना, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, क्रिया विशेषण के दौरान आ चुके। अब आइए इसका नपुंसकलिंग का रूप भी सरल है। इधर जो न था ना, न के स्थान पे तय कर दो नपुंसकलिंग के अंदर, पठन पठत, लिखन लिखत, क्रीडन क्रीडत, हरन हरत। मतलब पुल्लिंग के रूप में तो न दिख रहा था और उधर क्या दिख जाएगा, तय। लेकिन लास्ट के 4 रूपों को देखो, इधर भी ददत उधर भी ददत, दोनों जगह सेम बन रहा है। इधर भी ददत और उधर भी ददत, इधर भी जुव्वत आगे भी जुव्वत, बिब्यत बिब्यत, मतलब दोनों जगह रूप क्या रहा, समान। लेकिन अब इसका स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए मैंने आपको वहां पे बताया था, ती को बड़ा करना है ना। बहुवचन के रूप में जो अंति है, अंति को बड़ा करेंगे। देखो पठंती, पठंती में क्या बना, पठंती, लिखंती लिखंती, क्रीडंती क्रीडंती, हरंती हरंती, तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति, नृत्यन्ति नृत्यन्ति, वदन्ति वदन्ति, रक्षन्ति रक्षन्ति, पृच्छन्ति पृच्छन्ति। मैंने वहां पर जो आपको वाक्य प्रयोग बताए थे ना, वो सारे ऐसे ही बताए थे, सामान्य धातु वाले। लेकिन अब आप आगे देखो, कुर्वंती से क्या बना रखा है, कुर्वती, बल्कि क्या बनना चाहिए था, कुर्वंती बनना चाहिए था ना। इसके पीछे लॉजिक क्या है सुन लीजिएगा। यहां पर आइए, दूसरा नियम ऊपर लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में रूप बनाने के लिए 2 कार्य करने होते हैं। कौन कौन से कार्य? एक तो प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में जो ती था ना, छोटे वाला, उस ती को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, बड़ा ती कर देंगे, जिससे पहले किया आपने। अब न तभी लिखेंगे, जो न वाला प्रकरण है ना, वो तभी लिखेंगे जब उस धातु के प्रथम पुरुष एक वचन, पहला पहला रूप है ना, उस एक वचन के रूप में ती से पहले ह्रस्व ए हो। ती से पहले ह्रस्व ए हो जब तो न लिखेंगे, और ती से पहले ह्रस्व ए के अलावा और कुछ हो तो फिर वहां पर न नहीं लिखेंगे। कैसे देखो आप, पठति लिखति क्रीडति हरति तिष्ठति नृत्यति वदति रक्षति पृच्छति। यहां पे तो देखो ती से पहले ए था ना, तो सब जगह न आ गया। लेकिन चेक करो करोति, अब करोति में क्या आ गया, ओ आ गया ना, इसलिए यहां पे कुर्वती के अंदर न नहीं आया। ऐसे देखो श्रृणोति में भी ओ था, इसलिए श्रृणवती में भी ई नहीं आया, न नहीं आया। स्नाति में भी आ था, इसलिए स्नाति के अंदर भी न नहीं आया। चिनोती में ओ था, इसलिए चिनवती में भी न नहीं आया। आपनोती में भी ओ था, इसलिए आपनुवती में भी न नहीं आया। जानाती में भी आ था, इसलिए जानती में भी न नहीं आया। न हलंत वाली बात कर रहा हूं मैं। क्रीणाती में भी आ था, इसलिए यहां पर नहीं आया, क्रीणती। हंती में भी ती से पहले न है, ए नहीं है। हंती के अंदर ती से पहले न है, तो बहुवचन के रूप में देखो इसमें क्या बना, घ्नति। घ्नंती नहीं बना, घ्नति। तो बीच में जो आधा न आने वाला था वो नहीं आया। अस्थि में भी ती से पहले स है, ए नहीं है, तो यहां पर भी रूप क्या बना, सती। नहीं तो क्या बनता, अस्ति स्तः संति। संति से क्या बनता, संति बनना चाहिए था।
लेकिन न नहीं आएगा। मतलब सीधी सी बात यह हुई, बहुवचन के रूप में से ती को तो बड़ा करना है, लेकिन न तभी लगाएंगे जब उसके एक वचन के रूप में ती से पहले रस्व ए हो। अब ऐसे देखो, स्वीकरोती देख लिया हमने, रोदिति, रोदिति में ती से पहले ई है, तो यहां पर भी देखो रुदत्ती। ऐसे ददाती में भी क्या बना, ददती, दधाती, दधती। जुहोती में भी ओ है, जुवती, और बिबेती में भी क्या है, बिब्यती। वाक्य प्रयोग के दौरान तो आपको बना करके देगा, न लगाना कि नहीं लगाना ये उसको टेंशन रहेगी। वाक्य प्रयोग या गद्यांश में इनका प्रयोग किया जाए तो लगा करके देगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप दोनों प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। यदि न वाला प्रकरण तो माना जाएगा जब एक वचन के रूप में ती से पहले ए हो, और ती से पहले ए नहीं होगा तो फिर वहां पर न वाला प्रकरण नहीं आएगा, उनको भी आप सत्री प्रत्यय के अंदर ही मानेंगे। और स्त्रीलिंग के अंदर ये जितने भी रूप बनेंगे ये सारे के सारे रूप नदी की तरह चलेंगे। हम पीछे वाक्य प्रयोग देख चुके थे, पढ़ती हुई बालिका आती है तो पठंती बालिका आगच्छति, पठंती बालिका आया था ना, पठंती बालिका आगच्छति इत्यादि रूप वहां पर बने थे। तो इन सबको हम देख चुके। इसी प्रकार से आत्मनेपदी धातुओं से कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा। सानच प्रत्यय में मैंने आपको बताया था, तब भी यदि धातु के अंत में अंत्य है तो मान जोड़ देंगे, और केवल ते है तो ते है तो क्या जोड़ देंगे, आन जोड़ देंगे। जैसे जोड़ सकते हो आप, एद से क्या बनेगा, देखो एधंते, क्या रूप बन जाएगा, एधमान है, कंपनते कंपमान है, वंदनते वंदमान है, यतनते यतमान है, जायन्ते जायमान है, याचनते याचमान है, वर्धनते वर्धमान है, रमनते रममान है, णत्व भी हो गया क्योंकि रे मिल गया इस वजह से, यजनते यजमान है, नयनते नयमान है, वर्तनते वर्तमान है, कुर्वते। अब देखो कुर्वते में अंत्य नहीं था ना, अब यहां पे आन होगा, कुर्व प्लस आन, सवर्ण दीर्घ हो गया, कुर्वाण। अब न को न भी हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, कुर्वाण है। ऐसे क्रीणते में भी आधा न नहीं था, क्रीणते, अब ते के स्थान पे आन हो जाएगा, क्रीण आन, सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन जाएगा, क्रीणान है। ऐसे भुंजते में भी अंत में आधा न नहीं था, तो भुंजते, ते के स्थान पे क्या हो जाएगा, आन, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा, भुंजान है। जानते, ते के स्थान पे हो गया आन, जान प्लस आन, सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, जानान है। ऐसे मनवते क्या बन जाएगा, मनवान है। और अधियते, अधियति से क्या बनेगा, अधियान है। और वहां पर भी मैंने बताया था, सी धातु में अलग से याद रखना होगा सयान है, और आस धातु से आपको याद रखना होगा आसीन है। वो प्रकरण वहां पर आ चुके थे सारे के सारे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप इनके चले थे। और ये सारी प्रक्रियाएं चूंकि हम पीछे देख चुके, कहां पर, जब आपने क्रिया विशेषण का प्रसंग देखा था उसी दौरान, लेकिन प्रत्येक के दृष्टिकोण से उनकी चर्चा हमने यहां पर की है, कहां पे न होगा, कहां पे न नहीं होगा इत्यादि को लेकर के। और अंत में यहां पर जो उदाहरण दिए हुए हैं वो सत्री और सानच उभयपदी धातु से दोनों प्रत्यय होते हैं, इसलिए आपको दोनों रूप बनाने होंगे। याच से देख सकते हो याचन भी बना, और आगे देख सकते हो याचमान है। पच से पचन भी बना, पचमान है। कथ से कथयन कथयमान है। ची से चिन्वन चिन्वान है। ब्रू से ब्रुवन ब्रुवाण है। ची से चिन्वन चिन्वान है। क्री से कुर्वन कुर्वाण है। दा से ददत ददान है। धा से ददत दधान है। क्री से क्रीणन क्रीणान है। ज्ञा से जानन जानान है। मतलब ऐसी कोई धातु जो उभयपदी हो, उभयपदी धातुओं से आपको सत्री और सानच प्रत्यय करने होंगे। इसमें आपको इतना विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्रिया विशेषण के दौरान आपको वाक्य प्रयोग बताए थे, उन वाक्य प्रयोग के माध्यम से सत्री और सानच प्रत्यय की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के जो 5 प्रत्यय थे ये संपूर्ण होते हैं। आगामी कक्षा में हम तव्यत, त्रिच और तुमुन प्रत्यय की प्रक्रिया को रखेंगे। धन्यवाद।